हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रोजगार रिवीजन। सो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 जीएस सुधा बुक का, जिससे हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग देखेंगे एंसेंट हिस्ट्री का चैप्टर, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य काल के बारे में देख लिया था, और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में, गुप्त काल के बारे में, गुप्तोत्तर काल के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ देखेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। तो इन सभी चैप्टर के बारे में आज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने हमारा बाकी का वीडियो नहीं देखा है, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने इस रिवीजन को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में। तो मौर्योत्तर काल का अर्थ क्या होता है? तो मौर्योत्तर काल का अर्थ यह होता है कि मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद जो है जिन शासकों ने शासन किया था, उनके काल को जो है मौर्योत्तर काल कहा जाता है। यानी कि मौर्य साम्राज्य के बाद का जो काल हुआ वो उसे मौर्योत्तर काल कहा गया था। तो इसमें हम लोग देखेंगे मौर्य काल के राजनीतिक विस्तार के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक संरचना जो है वो मौर्य काल की अपेक्षा कमजोर होती गई। यानी कि मौर्योत्तर काल जो था, इसकी प्रशासनिक जो संरचना थी वो मौर्य काल की तुलना में जो है कमजोर हो गई थी, जिसका प्रभाव जो है विभिन्न राज्यों में देखने को मिलता है। और इस काल के जो राज्यों को जो है हम 3 भिन्न समूहों में बांटकर देख सकते हैं। यानी कि मौर्योत्तर काल का जो राज्य था उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, और जिसमें जो है 11 राज्य शासन थे। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे उत्तराधिकारी राज्य के बारे में। तो इसमें उत्तराधिकारी राज्य के बारे में सबसे पहले बताया गया है कि ये जो राज्य है वो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के द्वारा स्थापित किए गए थे। यानी कि मौर्योत्तर काल का जो उत्तराधिकारी राज्य था, इसे जो है मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसमें सबसे पहले बताया गया सुंग वंश के बारे में। तो सुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र सुंग था। यानी कि सुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यमित्र सुंग के द्वारा सुंग वंश की स्थापना की गई थी, और जो कि मौर्यों का जो है सेनापति रह चुका था। यानी कि पुष्यमित्र सुंग जो है वो मौर्यों का सेनापति रह चुका था, और वह जो है मौर्य शासक बृहदत्त को मारकर 185 ईस्वी पूर्व में स्थापित हुआ था। यानी कि पुष्यमित्र सुंग ने जो है 185 ईस्वी पूर्व में बृहदत्त की हत्या करके इसने सुंग वंश की स्थापना की थी। और इसके जो है कितने उत्तराधिकारी माने जाते हैं? तो 10 उत्तराधिकारी इसके माने जाते हैं, जिसमें पहला उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका पहला उत्तराधिकारी जो था वो था अग्निमित्र। और इसी के काल में जो है कालिदास ने अपनी पहली नाट्य कृति जो कि था मालविकाग्निमित्रम लिखा था। यानी कि कालिदास ने अपनी नाट्य कृति मालविकाग्निमित्रम जो है किसके शासनकाल में लिखा था? तो अग्निमित्र के शासनकाल में ही लिखा था। आगे बताया गया है कि पुष्यमित्र सुंग जो है वो कट्टर ब्राह्मणवादी था। यानी कि पुष्यमित्र सुंग जो है वो कट्टर ब्राह्मणवादी था, लेकिन जो है यह बौद्ध विरोधी था। यानी कि पुष्यमित्र सुंग जो है वो बौद्धों का विरोधी था। अतएव जो है संस्कृत के सुप्रसिद्ध विद्वान जो कि थे पतंजलि, उसके 2 अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित रहे थे। यानी कि पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र सुंग के जो 2 अश्वमेध यज्ञ हुआ था इसके पुरोहित रहे थे। और यही कारण है कि जो हिंदू धर्म जो है मौर्य काल में सुसुप्त अवस्था में था, वो जो है पुष्यमित्र के शासन में पुनर्जीवित हो गया था। यानी कि जो हिंदू धर्म था वो मौर्य काल में जो है सुसुप्त अवस्था में था, लेकिन जो है पुष्यमित्र सुंग के शासनकाल में यह जो है पुनर्जीवित हो गया था। आगे बताया गया है कि बौद्ध विरोधी होने के कारण जो है पुष्यमित्र ने जो है अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट कर दिया था। यानी कि पुष्यमित्र सुंग ने जो है अशोक के द्वारा जो निर्मित किया गया था 84,000 स्तूप, इसको नष्ट कर दिया था। आगे दिया गया है उसका आगे का उत्तराधिकारी जो था वो भागभद्र हुआ। यानी कि पहला जो उत्तराधिकारी था वो था अग्निमित्र, और दूसरा जो उत्तराधिकारी हुआ उसके बाद वो कौन हुआ था? तो भागभद्र हुआ था। और जिसके दरबार में एक यूनानी राजदूत रहता था, कौन? तो हेलियोडोरस का आगमन हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? यानी कि दरबार में हुआ था, तो भागभद्र के दरबार में हुआ था। और इसने जो है विदिशा में यानी कि वेशनगर में वासुदेव कृष्ण के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना किया था। यानी कि गरुड़ स्तंभ की स्थापना जो है विदिशा यानी कि वेशनगर में किसने किया था? तो भागभद्र ने किया था। और किसके सम्मान में किया था? तो वासुदेव कृष्ण के सम्मान में किया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? तो देवभूति था। यानी कि सुंग वंश का अंतिम शासक हुआ देवभूति। और वासुदेव नामक ब्राह्मण ने देवभूति की हत्या करके जो है कर्ण वंश की स्थापना किया था। यानी कि सुंग वंश के बाद जो है कर्ण वंश की स्थापना हुआ था, जिसको जो है किसने स्थापित किया था? तो देवभूति की हत्या करके जो है वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना किया था। यानी कि कर्ण वंश का संस्थापक था वासुदेव। आगे इसमें दिया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कर्ण वंश के बारे में। तो कर्ण वंश के बारे में बताया गया है कि इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो वासुदेव जो है कर्ण वंश के संस्थापक थे। तो इसमें दिया गया है कि वासुदेव नामक ब्राह्मण मंत्री ने अपने स्वामी देवभूति की हत्या करके जो है कर्ण वंश की स्थापना किया था। और इस वंश में जो है 4 ही शासक हुए थे। यानी कि कर्ण वंश में कितने शासक हुए? तो 4 ही शासक हुए। और फिर जो है आगे सातवाहनों ने इन्हें उखाड़ फेंका। यानी कि कर्ण वंश को जो है सातवाहन शासकों ने इसे उखाड़ दिया था, यानी कि इसका अंत कर दिया था। आगे इसमें दिया गया है, आगे इसमें दूसरा दिया गया है
बाह्य आक्रमण से स्थापित राज्य, तो बाह्य आक्रमण से जिन जिन राज्यों की स्थापना हुई थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें है पहला इंडो ग्रीक शासन के बारे में। तो इंडो ग्रीक वंश का जो शासन था वो ओक्सस नदी के उत्तर बैक्टीरिया में था, यानी कि इंडो ग्रीक जो शासन था वो कहाँ पे था, तो ओक्सस नदी के उत्तर बैक्टीरिया क्षेत्र में था। और फिर जो है डेमेट्रियस के वंश में उत्तर पश्चिम भारत पर हमला कर उसके एक भाग को जीत लिया था, यानी कि डेमेट्रियस के वंश ने जो है उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करके उसके एक भाग को जीत लिया था। और वर्ष 183 ईस्वी पूर्व के लगभग साकल को जो है अपनी राजधानी बना दिया था, यानी कि इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया था, तो 183 ईस्वी पूर्व में साकल को अपनी राजधानी बना दिया था। और तभी जो है एक दूसरे राजवंश जो कि था यूकेटाइड्स, इसने भी जो है उत्तर पश्चिम भारत पर हमला करके उसके एक भूभाग को जो है जीत लिया था और फिर उसने तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया था। और भारत का यह जो है पहला राजवंश था जिसने राजाओं के नाम पर सिक्के जारी करवाए थे, यानी कि इंडो ग्रीक शासन ने जो है राजाओं के नाम पर सिक्के जारी करवाया था। और फिर जो है डेमेट्रियस वंश के एक शासक जो था मिनांडर के साथ जो है एक बौद्ध विद्वान नागसेन ने वार्तालाप किया, यानी कि डेमेट्रियस वंश के जो एक शासक था मिनांडर, इसके साथ जो है एक बौद्ध विद्वान नागसेन ने वार्तालाप किया था। और यह वार्तालाप जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो मिलियन पन्हो नामक ग्रंथ में संकलित है, यानी कि मिलियन पन्हो में जो है डेमेट्रियस और मिनांडर की जो वार्तालाप थी इसको जो है देखने को मिलता है। और यह जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो पाली भाषा में लिखा गया है। आगे हम लोग देखेंगे शक राज्य के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इंडो ग्रीक के पश्चात जो है शकों ने भारत पर हमला कर लिया था, यानी कि इंडो ग्रीक के बाद जो है किसने भारत पर हमला किया, तो शकों ने भारत पर हमला किया था और विभिन्न शाखाओं में बांटकर जो है शासन किया था, यानी कि शकों ने जो है वो विभिन्न शाखाओं में बंटकर शासन किया था। परंतु भारत में शासन करने वाले शकों की जो है 5 शाखाओं में सबसे महत्वपूर्ण शाखा जो है कौन सी है, तो पश्चिमी शाखा जो है सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे इसमें बताया गया है कि पश्चिमी शाखा के शासक जो थे वो रुद्रदामन ने दूसरी सदी में शासन किया और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी, यानी कि रुद्रदामन के द्वारा जो है सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई गई थी तथा संस्कृत का पहला बड़ा अभिलेख जो कि है जूनागढ़ अभिलेख, इसको खुदवाया था, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख को जो है किसने खुदवाया, तो रुद्रदामन के द्वारा जो है जूनागढ़ अभिलेख को खुदवाया गया था। और यह जो वंश है वो 4वीं सदी तक जो है शासन करता रहा, यानी कि शक जो राज्य है वो 4वीं सदी तक शासन किया। और शक जो है मूलतः सीरिया के उत्तर के निवासी थे, यानी कि शक जो थे वो कहाँ के निवासी थे, तो सीरिया के उत्तर के निवासी थे और बेलम दर्रे से भारत आए थे, यानी कि शक जो भारत आए थे वो कहाँ से आए थे, तो बेलम दर्रे से जो है भारत आए थे। आगे दिया गया है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने जो है शक वंश के अंतिम शासक जो कि थे रुद्रसिंह तृतीय, इनको पराजित करके जो है पश्चिमी क्षेत्रों को जो है अपने अधीन कर लिया था, यानी कि जो शक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, तो रुद्रसिंह तृतीय था। और इसको जो है पराजित करके चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्होंने जो है पश्चिमी क्षेत्रों को जो है अपने अधीन में कर लिया था। आगे दिया गया है तीसरा राज्य के बारे में जो कि था पार्थियन, जिसका स्थापना जो है बाह्य आक्रमण से हुआ था। तो इसका संबंध जो है वो शकों से माना जाता है, यानी कि पार्थियन का जो संबंध था वो शकों से जुड़ा जाता है। और इस वंश का जो महत्वपूर्ण शासक हुआ वो कौन था, तो गोंडो फर्नी जो है वो पार्थियन वंश का महत्वपूर्ण शासक था और इसी को जो है गुदुवर कहा जाता था, यानी कि गोंडो फर्निश को जो है गुदुवर कहा जाता था। और इसी के काल में एक ईसाई संत जो कि था टोमस, इसका जो है भारत में आगमन हुआ था, यानी कि गोंडो फर्निश के शासनकाल में ही जो है टॉमस जो कि ईसाई संत था, इसका जो है आगमन भारत में हुआ था। आगे दिया गया है चौथा राज्य के बारे में जिनका स्थापना जो है बाह्य आक्रमण से हुआ था। तो इसमें है कुषाण। तो ये जो है यूची जनजाति से संबंधित है, यानी कि कुषाण जो थे वो किस जनजाति से संबंधित है, तो यूची जनजाति से संबंधित है। और इसके जो आरंभिक शासक हुए वो कौन थे, तो कुजुल कड़फिसेस थे और विम कड़फिसेस जो है वो कुषाण वंश का जो है आरंभिक शासक हुए। और इसके बाद जो है कनिष्क का आगमन हो गया था, यानी कि कुजुल कड़फिसेस और विम कड़फिसेस के बाद जो है कनिष्क का आगमन हुआ था। और कनिष्क को जो है शक संवत यानी कि 78 ईस्वी से चलाने का श्रेय जो है इन्हें दिया जाता है, यानी कि शक संवत चलाने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो कनिष्क को दिया जाता है, जिसकी शुरुआत जो है कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में हुआ था। और विक्रमी संवत को आराम करने का श्रेय जो है किसे दिया जाता है, तो विक्रमादित्य को दिया जाता है, यानी कि शक संवत की शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा करवाया गया था। और विक्रमी जो संवत था इसका शुरुआत जो है 57 ईस्वी पूर्व में विक्रमादित्य के द्वारा करवाया गया था। और साथ ही इसने महायान बौद्ध पंथ को भी संरक्षण दिया था, यानी कि कनिष्क के द्वारा जो है महायान बौद्ध पंथ को भी संरक्षण दिया गया था और इसने जो है एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे दिया गया है कि यह साम्राज्य जो है मध्य एशिया में खुरासान से लेकर भारत में बनारस तक फैला हुआ है, यानी कि कनिष्क ने जो है जो विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था उसका जो साम्राज्य है वो कहाँ से कहाँ तक था, तो मध्य एशिया में खुरासान से लेकर जो है भारत में बनारस तक फैला हुआ था। और रेशम मार्ग के एक भाग पर भी कुषाणों पर नियंत्रण था, यानी कि रेशम मार्ग का जो एक भाग था उस पर भी कुषाणों का नियंत्रण देखा जाता है। आगे दिया गया है कि इतिहास में जो है कनिष्क का नाम 2 कारणों से प्रसिद्ध है, यानी कि कनिष्क का नाम जो है 2 कारण से प्रसिद्ध है। और ये दो कारण जो है वो कौन कौन है,
तो पहला है एक शक संवत, जिसकी शुरुआत जो है कनिष्क के द्वारा किया गया था 78 ईस्वी से, और दूसरा जो है उसका बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण करना, यानी कि कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संरक्षण करता था। ये जो 2 कारण हैं, इसके कारण जो है कनिष्क का नाम प्रसिद्ध है इतिहास में। आगे दिया गया है कनिष्क के शासनकाल में ही कश्मीर के कुंडल वन में जो है वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, यानी कि कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो कनिष्क कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो वसुमित्र की अध्यक्षता में किया गया था। और इसी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध ग्रंथों के ऊपर विभाषा शास्त्र के रूप में टीकाएं लिखी गई थी, यानी कि चौथी बौद्ध संगति में जो है बौद्ध ग्रंथों के ऊपर विभाषा शास्त्र के रूप में टीकाएं लिखी गई थी। आगे दिया गया है इसमें कि अशोक के शासन के पश्चात जो है कनिष्क का शासन ही था, यानी कि अशोक के शासन के बाद जो है कनिष्क का शासन था, जिसमें बौद्ध धर्म को बढ़ावा मिला और इसलिए जो है कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, यानी कि अशोक के बाद जो है कनिष्क का शासन हुआ और जिसने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया था, और कनिष्क के शासनकाल कनिष्क को जो है द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताया गया कनिष्क ने अपनी 2 राजधानियां बनाई, जिसमें प्रथम था पेशेवर यानी कि पुरुषपुर था, जबकि दूसरी राजधानी जो थी वो मथुरा थी, यानी कि कनिष्क ने 2 राजधानियां बनाई थी, जिसमें पहला था पेशावर या पुरुषपुर और दूसरा था मथुरा। आगे बताया गया है कनिष्क के द्वारा ही कश्मीर को जीतकर जो है वहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया गया था, यानी कि कश्मीर में जो है कनिष्कपुर नामक जो नगर था, इसे किसने बसाया था? तो कनिष्क के द्वारा बसाया गया था। और कनिष्क के दरबार में जो है अनेकों प्रतिभाओं को संरक्षण मिला, जिनमें पाषाण, वासुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे चिकित्सा विद्वान थे, यानी कि कनिष्क के दरबार में ही जो है वासुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक हुए और नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे जो है चिकित्सा विद्वान थे। आगे बताया गया है कनिष्क के पश्चात जो है हुविस्क इस वंश का उत्तराधिकारी बना और कनिष्क काल का अंतिम महान सम्राट जो था वो कौन था? तो वसुदेव था, यानी कि कनिष्क काल का जो अंतिम महान सम्राट हुआ वो कौन था? तो वसुदेव था। आगे बताया गया है तीसरा के बारे में, जो कि था नव स्थापित राज्य के बारे में। तो नव स्थापित राज्य में कौन कौन आता है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है सातवाहन राज्य के बारे में। तो सातवाहन राज्य के बारे में बताया गया है कि सातवाहन जो शक्ति है इसका संस्थापक जो है वो कौन था? तो सिमुक था, यानी कि सातवाहन शासक का राज्य का स्थापना जो है किसने किया था? तो सिमुक के द्वारा किया गया था। और जो सातवाहन राज्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र राजवंश के अंतर्गत आता है। परंतु जो है इस वंश का एक महान शासक हुआ, जो कि कौन था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन राज्य का महान शासक हुआ था, जिसका शासनकाल जो है 106 से लेकर 130 ईस्वी के बीच में था। आगे बताया गया है सातवाहन वंश को जो है पुराणों में क्या बोला गया है, क्या बताया गया है? तो आंध्र भृत्य तथा अभिलेखों में सातवाहन कहा गया है, यानी कि सातवाहन वंश को पुराणों में आंध्र भृत्य कहा गया है और अभिलेखों में जो है सातवाहन कहा गया है। और इसका जो शासन है क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तक विस्तारित था। सातवाहन वंश की राजधानी जो है वो प्रतिष्ठान में थी, यानी कि सातवाहन वंश का जो व्याख्या है यानी कि विस्तार जो है वो कहाँ तक था? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक ये जो है विस्तारित था। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी? तो सातवाहन वंश की राजधानी थी प्रतिष्ठान। आगे इसमें बताया गया है सातवाहन वंश की राजकीय लिपि जो है वो कौन सी थी? तो ब्राह्मी थी, जबकि भाषा जो है कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी, यानी कि सातवाहन वंश की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी और भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी। और इस वंश के पतन जो है लगभग 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी कि सातवाहन वंश का जो पतन हुआ था वो कब हुआ था? तो 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इस वंश की जानकारी जो है अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों आदि से प्राप्त होती है, यानी कि सातवाहन वंश की जानकारी किससे प्राप्त होती है? तो अभिलेख से होती है, सिक्कों से होती है और स्मारकों से जो है सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आगे बताया गया है सातवाहन वंश के प्रमुख शासक के बारे में कि इसके जो प्रमुख शासक थे वो कौन कौन से थे, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो पहला दिया गया है सतकर्णी प्रथम के बारे में। तो इसमें दिया गया है रानी नागनिका के नानाघाट अभिलेख के अनुसार जो है सातवाहन वंश का प्रथम जो यशस्वी शासक हुआ वो कौन था? तो सतकर्णी प्रथम हुआ था। और सतकर्णी प्रथम ने दक्षिणापथपति की जो है उपाधि धारण की थी, यानी कि सतकर्णी प्रथम को जो है दक्षिणापथपति की उपाधि दी गई थी एवं जो है 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का श्रेय भी सतकर्णी प्रथम को जाता है, यानी कि सतकर्णी प्रथम के द्वारा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ जो है कराने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। आगे बताया गया है हाल के बारे में। तो हाल जो है वो सातवाहन वंश के महानतम शासकों में से एक था, यानी कि जो हाल था वो सातवाहन वंश के ही महानतम शासक में से एक था, जो कि एक बड़ा कवि तो था ही और साथ ही साथ जो है कवियों और विद्वानों को आश्रय देने वाला शासक भी था, यानी कि जो हाल था वो एक बड़ा कवि था और ये जो है कवियों और विद्वानों को आश्रय देने वाला भी शासक था। और हाल के द्वारा जो है वो गथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की गई थी, यानी कि हाल के द्वारा जो है वो गाथा सप्तशती नामक एक मुक्तक काव्य की रचना की गई थी। और इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा जो थी वो प्राकृत थी।
आगे दिया गया है तीसरा शासक के बारे में, जो कि था गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो इसमें दिया गया है गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। यानी कि कोई अगर बोलेगा कि सातवाहन वंश का महान शासक कौन था, तो इसमें बताएंगे हम लोग कि गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो सातवाहन वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, और जिसे जो है शक शासक नेहपान को हराकर जो है विजय प्राप्त की, और जिसकी जानकारी जो है हमें उसकी माता गौतमी बालश्री के नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कि गौतमी बालश्रमी जो है वो किसकी माता थी, तो गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता थी। और इनकी जो अभिलेख थी नासिक अभिलेख, इसमें जो है जो है नेपाल को हराकर जो विजय प्राप्त किया था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, इसकी जो है जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। आगे बताया गया है नासिक अभिलेख में ही गौतमीपुत्र सतकर्णी को जो है अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को जो है अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, किसके अनुसार, तो नासिक अभिलेख में ये जो है कहा गया है। और नासिक अभिलेख के अनुसार जो है गौतमीपुत्र सतकर्णी के घोड़े ने जो है 3 समुदायों का पानी पिया था। यानी कि गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो घोड़ा था वो 3 समुदायों का पानी पिया था, और इसका उल्लेख जो है किस अभिलेख में मिलता है, तो नासिक अभिलेख में मिलता है। आगे बताया गया है खारवेल का राज्य के बारे में। तो यह जो है चेदी वंश से संबंधित है। यानी कि खारवेल का राज्य जो था वो चेदी वंश से संबंधित था, और इसकी जो जानकारी है का एकमात्र स्रोत जो है वो कौन सा है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में जो है खारवेल का जानकारी प्राप्त होता है, और जो कि उड़ीसा में कलिंग से प्राप्त होता है। यानी कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो उड़ीसा के कलिंग से प्राप्त होता है। और इस अभिलेख से जो है हमें कलिंग के शासक खारवेल की विजय की चर्चा मिलती है। यानी कि कलिंग के शासक खारवेल की विजय की चर्चा जो है किसके द्वारा मिलती है, तो हाथी गुफा अभिलेख के द्वारा मिलती है। आगे दिया गया है तीसरा राजवंश के बारे में, जो कि है संगम राजवंश। तो इसमें दिया गया है मौर्योत्तर काल के कई प्रमुख राजवंशों में से जो है एक संगम राजवंश की जानकारी हमें संगम साहित्य से मिलती है। यानी कि संगम राजवंश की जानकारी हमें किससे मिलती है, तो संगम साहित्य से मिलती है। और संगम का अर्थ क्या होता है, तो तमिल कवियों की परिषद अथवा गोष्ठी जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त हो। यानी कि संगम का अर्थ क्या होता है, तो तमिल कवि की जो परिषद होती थी अथवा जो गोष्ठी होती थी जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त होता था, उसे जो है संगम कहा जाता था। और इस परिषद में जो है कवियों के द्वारा तमिल साहित्य को रचा जाता था, और संगम की स्वीकृति के बाद ही किसी रचना का प्रकाश जो है संभव हो पाता था। आगे बताया गया संगम साहित्य के अनुसार जो है चोल उत्तर पूर्व में, चेर जो है दक्षिण पश्चिम में, और वहीं जो है पांड्य वंश दक्षिण पूर्व में स्थित था। यानी कि संगम साहित्य में जो है चोल वंश जो है कहाँ पे थे, तो उत्तर पूर्व में थे, और चेर जो था वो दक्षिण पश्चिम में था, और पांड्य वंश जो था वो दक्षिण पूर्व में स्थित था। आगे बताया गया है चोल राजवंश के बारे में, जो कि संगम वंश का हिस्सा था। तो इसके बारे में बताया गया है कि संगम काल के 3 राज्यों में जो है चोल राज्य जो है सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। यानी कि संगम काल में जो चोल राजवंश था, इसे जो है तीनों राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। और चोल जो राज्य है वो कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि चोल राजवंश को जो है कोरोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। और चोल राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था वो क्या था, तो बाघ जो है चोल राजवंश का राजकीय चिन्ह माना जाता है। आगे इसमें दिया गया है प्रमुख 2 शासकों के बारे में। तो इस राजवंश का जो प्रमुख शासक था वो क्या था, तो एलाड़ा था, और जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। यानी कि चोल राजवंश का जो प्रमुख शासक था वो एलाड़ा था, जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त किया था। और दूसरा जो प्रमुख शासक था और प्रतापी शासक कौन था, तो कड़िकाल था। यानी कि कड़िकाल और एलाड़ा जो है चोल राजवंश से संबंधित है, और कड़िकाल जो था इसका समय लगभग 190 ईस्वी से माना जाता है। आगे बताया गया है कड़िकाल के बारे में। तो कड़िकाल जो है वो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। यानी कि कड़िकाल जो है किस धर्म को मानने वाला था, तो ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था। और अतः जो है ब्राह्मण संप्रदाय को कड़िकाल के शासन में राजकीय संरक्षण प्राप्त था। यानी कि ब्राह्मण संप्रदाय में कड़िकाल को एक राजकीय संरक्षण प्राप्त था, और कड़िकाल ने जो है अपने समकालीन चेर एवं पांड्य राजाओं को पराजित करके जो है कावेरी नदी घाटी में अपनी स्थिति का सुधार किया था। और कावेरी नदी के किनारे जो है 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाने का श्रेय भी जो है कड़िकाल को जाता है। यानी कि कावेरी नदी के तट पर 160 किलोमीटर की लंबी जो बांध बनवाई गई थी, इसका श्रेय किसे दिया जाता है, तो कड़िकाल को दिया जाता है। एवं जो है तटीय राजधानी पुहार की स्थापना भी जो है कड़िकाल के द्वारा ही किया गया था। यानी कि जो तटीय राजधानी थी पुहार, इसकी स्थापना भी जो है कड़िकाल के द्वारा ही किया गया था। आगे बताया गया है कि कड़िकाल संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ माना जाता है। यानी कि संगीत के 7 स्वरों का विशेषज्ञ किसे माना जाता है, तो कड़िकाल को माना जाता है। आगे बताया गया है कि संगम कालीन चोल शासकों ने जो है लगभग 3री से 4थी शताब्दी का तक जो है शासन किया था। यानी कि संगम कालीन के जो चोल शासक थे, इन्होंने जो है 3री-4थी शताब्दी तक शासन किया था। आगे बताया गया है कि चेर राजवंश के बारे में। तो चेर जो वंश था इनका भी जो है ये भी जो है वो संगम वंश का ही हिस्सा था। यानी कि चेर वंश भी संगम वंश का हिस्सा था। और इसमें बताया गया है कि चेर जो राजवंश थे ये आधुनिक कोंकण, मालाबार के तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक जो है विस्तृत था। यानी कि चेर जो वंश था वो कहाँ तक विस्तृत था, तो आधुनिक कोंकण, मालाबार के तटीय क्षेत्र, उत्तरी त्रावणकोर एवं कोच्चि तक विस्तृत था। और चेर शासकों का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या था, तो धनुष और बाण था। आगे इसमें बताया गया है
आगे बताया गया चेर वंश के प्रमुख शासक के बारे में। तो चेर वंश का जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन हुए उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है उथियान चेरालथन के बारे में। तो इसमें दिया गया है उथियान चेरालथान जो थे वो चेर शासकों में जो है प्रथम सम्राट माने जाते हैं और जिसने महाभारत के युद्ध में जो है भाग लेने वाले वीरों को भोजन कराया था। यानी कि महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले वीरों को भोजन किसने करवाया था? तो उथियान चेरालथन ने जो है महाभारत के युद्ध में भाग लेने वाले जो वीर थे इनको भोजन करवाया था। दूसरा शासक था चेर वंश का नेपुर जेरल और ये जो है एक प्रतापी शासक था। यानी कि चेर वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो नेपुर जेरल था और इसने जो है अधिराज और इमय वरम्बन जैसी उपाधि धारण की थी। यानी कि नेपुर जेरल ने अधिराज और इमय वरम्बन जैसी उपाधि धारण की थी और इसने जो है मलाबार तट पर अपने शत्रुओं को नौसैनिक युद्ध में हराया था। यानी कि मलाबार तट पर जो है नेपुर जेरल ने अपने शत्रुओं को नौसैनिक युद्ध में हरा दिया था और यवन व्यापारियों को जो है बंदी बनाकर उनसे बहुत धन लूटा था। आगे दिया गया है सेन गुट्टू वन के बारे में। यानी कि चेर वंश का जो तीसरा शासक हुआ वो सेन गुट्टू वन था और इसे जो है लाल चेर के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि सेन गुट्टू वन को जो है लाल चेर के उपनाम से जाना जाता है और इसके ही शासनकाल में पत्तिनी पूजा प्रारंभ हुआ था। यानी कि पत्तिनी पूजा जो है किसके शासनकाल में आरंभ हुआ था? तो सेन गुट्टू वन के शासनकाल में आरंभ हुआ था और इस पूजा में जो है आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा की जाती थी। यानी कि जो पत्नी पूजा होती थी उसमें जो है किसकी पूजा की जाती थी? तो आदर्श और पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा की जाती थी। आगे दिया गया है पांड्य राजवंश के बारे में। तो पांड्य राजवंश जो था वो संगम वंश का हिस्सा था। तो इसमें दिया गया है पांड्य राज्य जो है वो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। यानी कि पांड्य राज्य जो था वो किस दिशा में स्थित थे? तो कावेरी के दक्षिण में स्थित है। आगे बताया गया पांड्य राज्य का उल्लेख जो है सर्वप्रथम मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। यानी कि पांड्य वंश का उल्लेख जो है सबसे पहले किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था और मेगास्थनीज के अनुसार यह राज्य जो है मोतियों के लिए अत्यधिक सुप्रसिद्ध था। यानी कि जो पांड्य जो राज्य था वो मोतियों के लिए सबसे प्रसिद्ध माना जाता था और पांड्य राज्य की राजधानी जो थी वो मदुरै थी और इसका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो मछली था। यानी कि पांड्य जो राज्य था इसका राजधानी कहाँ पे था? तो मदुरै में था और इसका प्रतीक चिन्ह जो था वो था मछली। आगे बताया गया पांड्य राज्य के प्रमुख शासक के बारे में। तो पांड्य राज्य के जो प्रमुख शासक हुए वो कौन कौन थे? तो इसमें दिया गया पहला नेडियोन के बारे में। तो यह जो है प्रथम पांड्य शासक था। यानी कि प्रथम पांड्य शासक कौन था? तो नेडियोन था और इसी के शासनकाल में जो है पहरुली नामक नदी को जो है अस्तित्व प्रदान किया गया था। यानी कि पहरुली नामक नदी को अस्तित्व प्रदान कब किया गया था? तो नेडियोन के शासन में किया गया था तथा समुद्र की पूजा भी प्रारंभ की गई थी। किसके द्वारा? तो नेडियोन के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। आगे बताया गया है नेंडू जेलियन के बारे में। तो नेंडू जेलियन जो था ये पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न एवं महत्वपूर्ण शासक था। यानी कि नेंडू जेलियन जो था वो पांड्य शासकों में प्रथम शक्ति संपन्न था और महत्वपूर्ण शासक माना जाता है जिसने अपने 2 पड़ोसी राजाओं और 5 सामंतों के समूह को पराजित किया था और इसी ने जो है रोमन सम्राट अगस्त के दरबार में जो है अपना दूत भेजा था और इसके द्वारा जो है बहुत से यज्ञ किए गए हैं और वैदिक धर्म को प्रोत्साहन दिया गया है। यानी कि जो नेंडू जेलियन था इसने जो है रोमन सम्राट अशोक के दरबार में जो है अपना दूत भेजा था और इसके द्वारा जो है बहुत सारे यज्ञ करवाए गए थे और वैदिक धर्म को भी इसके द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ था। और प्रमुख संगम साहित्य की रचना जो है शिल्प आदि का आरंभ इसी के काल में हुआ था। यानी कि प्रमुख संगम साहित्य की रचना जो है शिल्प आदि का आरंभ जो है किस काल में हुआ था? तो नेंडू जेलियन के काल में ही हुआ था। आगे बताया गया है मौर्योत्तर काल की प्रशासनिक संरचना के बारे में कि इसकी जो प्रशासनिक संरचना थी वो कैसे थी इसके बारे में बताया गया है। तो इस काल में जो है पूर्व काल का तुलना में जो है प्रशासनिक केंद्रीकरण में गिरावट देखने को मिलती है। यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है इसमें प्रशासनिक केंद्रीकरण में जो है गिरावट देखने को मिलता है और इसका उदाहरण दिया गया है। निम्नलिखित तथ्यों को अंकित किया जा सकता है। यानी कि इसमें पहला दिया गया है उदाहरण कि शक, कुषाण और सातवाहन शासकों ने जो है भारतीय शासकों को पराजित किया परंतु उनके भूभाग को अधिग्रहण न करके उन्हें जो है अधीनस्थ शासक के रूप में बने रहने दिया था और उनसे जो है निरंतर उपहार व राजस्व प्राप्त करते रहे और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस स्थिति के लिए जो है धर्म विजय की अवधारणा दी गई है। और इसमें जो दूसरा उदाहरण है वो क्या दिया गया है? तो अब जो है राजा भारी भरकम उपाधि लेने लगा था। यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है वो राजा भारी भरकम उपाधि लेने लगा था। जैसे कि शक शासकों ने जो है राजतरंगी राजा की उपाधि ली थी और वस्तुतः इस काल में जो है राज्य के अधीन राज्य स्थापित हो गया था और अतः जो है अधीनस्थ राज्य से स्वयं को पृथक करने के लिए जो है इन शासकों के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि ली जाने लगी थी और इसी प्रकार जो है राजाओं का संबंध देवताओं से जोड़ा जाने लगा। और उदाहरण है इसमें कुषाण शासकों ने जो है देवपुत्र की उपाधि ली थी और सातवाहन शासकों ने भी अपनी तुलना जो है भीम, अर्जुन, कृष्ण व बलराम से की है। और इसका कारण था क्या? तो विदेशी या जनजातीय मूल के शासकों के द्वारा जो है समाज में तेजी से स्वीकृति प्राप्त करना जो है इसका कारण था। आगे बताया गया है इसमें
तीसरा इसमें दिया गया है कि इस काल में जो है भूमि अनुदान का आरंभ देखा जा सकता है, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है भूमि अनुदान का आरंभ देखा गया है। और भूमि अनुदान का पहला उदाहरण जो है 1वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का है और सातवाहन शासकों के द्वारा दिया गया था। और यह जो अनुदान है वो ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया जाता था, यानी कि जो अनुदान था वो किसको दिया जाता था, तो ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया जाता था। और यह जो है धार्मिक प्रकार का अनुदान हुआ करता था तथा ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता था। और इसमें जो है दान ग्रहीता को केवल राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था, यानी कि इसमें दान ग्रहीता का अधिकार जो है किसको प्राप्त था, तो केवल राजस्व दान ग्रहीता को केवल जो है किसका मतलब अधिकार था, तो राजस्व प्राप्त करने का अधिकार था। आगे बताया गया है कि इस काल में जो है जनजातीय क्षेत्रों में नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैनिक गवर्नरों की नियुक्ति की जाती थी, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सैनिकों गवर्नरों की स्थापना की जाती थी, यानी कि नियुक्ति की जाती थी। आगे बताया गया है कि इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जो है 17 तेगों तथा सातवाहनों के द्वारा जो है गौल्मिक या गौल्मिका अधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। आगे बताया गया है मौर्योत्तर काल का आर्थिक विस्तार के बारे में। तो इस काल में जो है भूमि अनुदान के माध्यम से कृषि अर्थव्यवस्था का प्रचार हुआ था और फिर जो है सिंचाई की नई तकनीक के रूप में जो है अर्घट की जानकारी मिलती है, यानी कि सिंचाई की नई तकनीक कौन सी थी, तो अर्घट थी। और इसकी जानकारी जो है हमें सातवाहन कालीन एक ग्रंथ जो कि था गथा सप्तशती से मिलती है। और इसके कारण जो है कृषि अधिशेष को प्रोत्साहन मिला और कृषि अधिशेष ने शिल्पों के विकास को दिया। अतः मिलियन पन्हो नामक ग्रंथ में 75 व्यवसायों का जिक्र मिलता है, यानी कि मिलियन पन्हो में जो है कितने व्यवसाय का जो है उल्लेख मिलता है, तो 75 व्यवसायों का उल्लेख मिलता है। और जिसमें से 60 जो है वो शिल्पों से जुड़े हुए थे। और इस काल में जो है शिल्पी समूह में बनकर उत्पादन करने लगे थे और शिल्पियों का जो समूह था तथा व्यापारियों के संगठन को जो है क्या कहा जाता था, तो निगम कहा जाता था, यानी कि शिल्पियों का समूह और व्यापारियों के संगठन को निगम कहा जाता था। इसमें आगे बताया गया कृषि एवं शिल्पों के विकास ने जो है व्यापार के विकास को प्रोत्साहन दिया और इस काल में जो है विदेश व्यापार की विरोध विशेष जो है प्रगति हुई थी। और इसका एक बड़ा कारण क्या था, तो रोमन व्यापार को प्रोत्साहन करना जो है इसका बड़ा कारण माना जाता है। आगे इसमें दिया गया है कि पश्चिम में रोमन साम्राज्य व पूर्व में चीन साम्राज्य के बीच जो है भारत था, यानी कि पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में चीन साम्राज्य के बीच में जो है भारत था और चीन के रोमन साम्राज्य से बीच भारत था। और अतः जो है एक रेशम मार्ग पूर्व पश्चिम को जो है जोड़ता था, यानी कि रेशम मार्ग था जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ता था। और रेशम मार्ग जो है एक ऐसा भाग पर जो है कुषाण साम्राज्य का भी नियंत्रण था, यानी कि रेशम मार्ग जो था इस पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था और इसलिए जो है इस व्यापार का व्यापक लाभ मुख्यतः भारत को मिला था, यानी कि जो यह व्यापार हुआ था इसका जो है व्यापक लाभ किसको मिला था, तो भारत को मिला था। और भारत से जो है रोमन साम्राज्य के लिए मसाले, रेशम, लोहे के उपकरण, कीमती पत्थर, औषधि का निर्यात होता था, यानी कि भारत से रोमन तक साम्राज्य के लिए जो है क्या क्या निर्यात किया जाता था, तो मसाला था, रेशम था, लोहे का उपकरण था, कीमती पत्थर था, औषधि, इस सब का जो निर्यात है वो किया जाता था। और बदले में जो है बड़ी मात्रा में चांदी एवं सोने मिलते थे, यानी कि भारत से जो है इनका निर्यात किया जाता था और भारत को जो है इनके बदले में बड़ी मात्रा में चांदी और सोने मिलते थे। तथा भारत जो है रोमन साम्राज्य से शराब एवं शराब के 2 हत्थे कलश, अरे टाइन, मृदभांड, शीशे की बनी वस्तुएं आदि आयात करते थे, यानी कि भारत के द्वारा जो है रोमन साम्राज्य से शराब और शराब के 2 हत्थे वाले कलश, अरे टाइन, मृदभांड थे और शीशे की बनी वस्तुओं का आयात जो है किया जाता था, किंतु जो है व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में था। आगे बताया गया कि इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है सबसे अधिक मात्रा में सिक्के जारी किया गया था और कुषाण शासकों ने रोमन दिनार पैटर्न पर सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था, यानी कि कुषाण शासकों के द्वारा जो है रोमन दिनार जो है जारी किया गया था जो कि सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हुआ करते थे। और शक शासकों ने जो है बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किया था, यानी कि कुषाण के द्वारा जो है रोमन दिनार जारी किया गया था जो कि सोना का सिक्का हुआ करता था और शकों के द्वारा जो है चांदी के सिक्के जारी किए गए। और वहीं जो है सातवाहनों शासकों ने चांदी, तांबे, कांसे, टीन, शीशे के सिक्के जारी करवाए थे, यानी कि सातवाहन शासक के द्वारा जो है किन किन चीज़ों के सिक्के जारी करवाया गया था, तो चांदी था, तांबा था, कांसा था, टीन था और शीशे के सिक्के जारी करवाए गए थे। किसके द्वारा, तो सातवाहन के द्वारा। आगे बताया गया है मौर्योत्तर काल में जो है द्वितीय नगरीकरण अपने चरम बिंदु पर पहुँच चुका था, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो द्वितीय नगरीकरण की जो चरण थी वो अपने जो है चरम बिंदु पर पहुंच चुका था। आगे बताया गया है मौर्योत्तर काल की सामाजिक संरचना के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि इस काल में जो है निम्नलिखित कारणों से वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिली थी, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है
बहुत से ऐसे कारण थे जिसके कारण जो है वर्ण व्यवस्था को चुनौती मिला था। तो इसमें पहला कारण बताया गया है कि बड़ी संख्या में जो है विदेशी तत्वों को आत्मसात किया जा रहा था, क्योंकि यह जो है विदेशी आक्रमण का काल था। और दूसरा इसमें दिया गया है कि बड़ी संख्या में जो है जनजातीय तत्वों को समाज में आत्मसात किया जा रहा था, और इसका एक बड़ा कारण था क्या, तो भूमि अनुदान का आरंभ जो है इन कारणों से वर्ण व्यवस्था में जो है तनाव उत्पन्न किया गया था। इसमें आगे बताया गया है कि इस काल में जो है मनु का आगमन हुआ था, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है मनु का आगमन हुआ था, और मनु ने जो है वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सामाजिक नियमों के प्रति जो है कठोर दृष्टिकोण अपनाया था। और ये जो है इस प्रकार है, यानी कि मनु का आगमन हुआ था किस काल में, तो मौर्योत्तर काल में हुआ था, और इसने जो है वर्ण व्यवस्था को बचाने के लिए सामाजिक नियमों के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाया था। और ये जो है क्या क्या थे उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो है पहला दिया गया है कि उसने जो है 61 वर्ण संकर जातियों का चयन किया था, यानी कि किसके द्वारा किया गया था, तो मनु के द्वारा जो है 61 वर्ण संकर जातियों का चयन किया गया था। आगे ये सभी जो है भारतीय जातीय व्यवस्था में शामिल हो गए थे, यानी कि जो 61 वर्ण संकर जातीय थे ये आगे चल के जातीय व्यवस्था में, भारतीय जातीय व्यवस्था में शामिल हो गए थे। दूसरा दिया गया है उसने जो है विदेशियों जैसे कि कुषाण, शक, पार्थियन आदि को जो है द्वितीय प्रकार के क्षत्रिय का दर्जा देकर वर्ण व्यवस्था में शामिल किया था। तीसरा दिया गया है कि शूद्रों के प्रति जो है मनु की दृष्टि कैसी थी, तो कठोर है, और उसने जो है द्विजों को यह सलाह दी थी कि वे जो है शूद्रों के संपर्क से बचे, यानी कि मनु ने जो है द्विजों को यह सलाह दिया कि वे जो है शूद्रों के संपर्क से बचे। और ये जो है मनु के जो है शूद्रों के प्रति जो है वो कठोर दृष्टि रखता था मनु। आगे बताया गया है वर्ण व्यवस्था की जो जटिलता बढ़ाने का एक परिणाम था कि महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आई, यानी कि वर्ण व्यवस्था की जो जटिलता है उसको बढ़ाने का एक परिणाम क्या था, तो महिलाओं की सामाजिक दिशा में जो है गिरावट आना, ये जो है वर्ण व्यवस्था की जटिलता को बढ़ाने का एक परिणाम था। और मनु ने जो है बाल विवाह को प्रोत्साहन दिया था, जबकि विधवा पुनर्विवाह पर पाबंदी लगाई थी, यानी कि मनु के द्वारा जो है बाल विवाह को जो है प्रोत्साहन मिला था और विधवा पुनर्विवाह पर जो है रोक लगाई गई थी इसके द्वारा। आगे बताया गया है सातवाहन शासकों के नाम पर जो है मातृ शब्द उनके शासन में जो है महिलाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाता है, यानी कि सातवाहन शासकों के नाम में जो है मातृ शब्द जो है उनके शासन में महिलाओं की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। आगे दिया गया है मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला के बारे में। तो इसमें बताया गया है कि मौर्योत्तर काल में पशुओं की ऐसी सुडौल मूर्तियां नहीं मिलती है जो कि मौर्य काल में देखने को मिली, यानी कि मौर्य काल में जो है पशुओं की सुडौल मूर्तियां देखने को मिलती थी, लेकिन मौर्योत्तर काल में जो है पशुओं की ऐसी सुडौल मूर्तियां देखने को नहीं मिलती है। और परंतु जो है उसकी क्षतिपूर्ति मानव मूर्ति के निर्माण से की गई है, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है मानव मूर्ति का निर्माण जो है किया गया था। और इस काल में जो है मूर्ति कला की 3 शैलियाँ विकसित हुई थी, यानी कि मौर्योत्तर काल में जो है मूर्ति कला की कितनी शैलियाँ विकसित हुई, तो 3 शैलियाँ जो है विकसित हुआ था, जिसमें है पहला है कौन सा, तो पहला है गंधार शैली, दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है मथुरा शैली, और तीसरा है अमरावती शैली। इनका जो विकास है वो मौर्योत्तर काल में हुआ था। आगे बताया गया है गंधार शैली के बारे में। तो गंधार शैली को जो है यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है, यानी कि गंधार शैली को क्या कहा जाता है, तो यूनानी रोमन शैली भी कहा जाता है। और यूनानी शैली में मूर्ति की शारीरिक बनावट के अंकन पर विशेष बल दिया जाता था, यानी कि यूनानी शैली में जो है मूर्ति की शारीरिक जो बनावट होती थी इसके अंकन पर विशेष महत्व दिया जाता था। और इसमें जो है शरीर की मांसपेशियों का यथार्थवादी रूप से चित्रण किया जाता था, और बाद में जो है इस पर भारतीय प्रभाव भी देखा जा सकता है। निष्कर्षतः गंधार शैली का दृष्टिकोण जो है यथार्थवादी था, अर्थात बुद्ध की मुद्रा युक्त प्रतिमाओं का निर्माण जो है गंधार शैली में हुआ था, यानी कि बुद्ध की जो मुद्रा युक्त प्रतिमा थी इनका निर्माण भी जो है गंधार शैली में हुआ था। आगे दिया गया है दूसरी तरफ जो है मथुरा शैली में मूर्तियों के शरीर की बनावट की तुलना में जो है उसके मुख पर आध्यात्मिकता दर्शाने पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि मथुरा शैली में जो है वो मूर्तियों के शरीर की बनावट की तुलना में जो है उसके मुख पर आध्यात्मिकता दर्शाने पर विशेष बल दिया गया था, और इसमें जो है मूर्तियों के शरीर पर कपड़े चिपके हुए हैं। आगे बताया गया है मथुरा शैली का दृष्टिकोण जो है वो कैसा है, तो आदर्शवादी, यानी कि मथुरा शैली का दृष्टिकोण है आदर्शवादी, और जहाँ पे गंधार शैली का संबंध जो है मुख्यतः बौद्ध पंथ से रहा था, और वहीं जो है मथुरा शैली का संबंध बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों पंथों से रहा है, यानी कि मथुरा शैली का संबंध जो है वो बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों पंथों से रहा है। आगे दिया गया है अमरावती शैली। तो अमरावती शैली जो है वो नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ था, यानी कि अमरावती जो शैली थी वो अमरावती नागार्जुन कोंडा के आसपास के क्षेत्र में विकसित हुआ था, और इसमें जो है मूर्ति के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया जाता था। और फिर जो है जहाँ मथुरा और गंधार शैली पर का जो है बल धर्म व अध्यात्म पर रहा था, वहीं जो है अमरावती शैली में इंद्रिय सुख पर विशेष बल दिया गया था, यानी कि अमरावती शैली में जो है इंद्रिय सुख पर विशेष बल दिया गया था।
आगे बताया गया गंधार कला सांस्कृतिक समन्वय की उपज थी, यानी कि गंधार जो कला थी वो सांस्कृतिक समन्वय की उपज थी। और गंधार शैली में जो है निर्मित मूर्तियाँ विविध संस्कृतियों से प्रभावित दिखती है, यानी कि अमरावती जो शैली की मूर्ति थी वो विविध संस्कृतियों से प्रभावित दिखती है और इन पर जो है यूनानी, रोमन, मध्य एशियाई, बैक्टीरियाई तथा भारतीय तत्व सभी का प्रभाव दिखता है। यानी कि अमरावती जो शैली थी इस पर यूनानी, रोमन, मध्य एशियाई, बैक्टीरियाई तथा भारतीय तत्व सभी का जो है प्रभाव देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे गुप्त काल के बारे में। तो गुप्त काल में दिया गया है, तो गुप्त काल का राजनीतिक विस्तार के बारे में बताया गया है। तो गुप्त राजवंश के बारे में बताया गया है सबसे पहले। तो इस काल में जो है उत्तर भारत में एक शक्तिशाली राजवंश के रूप में गुप्त राजवंश की स्थापना हुई थी, यानी कि उत्तर भारत में जो है गुप्त राजवंश की स्थापना की गई थी। और वही समय है जब नर्मदा से दक्षिण महाराष्ट्र में जो है वाकाटक शक्ति की स्थापना की गई थी, यानी कि उसी समय जो है नर्मदा से दक्षिण में जो है महाराष्ट्र में वाकाटक शक्ति की स्थापना भी की गई थी। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो विंध्य शक्ति जो है इसके संस्थापक थे। और प्रवर सेन द्वितीय जो है इस वंश का प्रतापिक शासक हुआ था, यानी कि गुप्त काल को जो है प्रतापी शासक कौन हुआ, तो प्रवर सेन द्वितीय जो है वो गुप्त काल का प्रतापी शासक हुआ। और उसे जो है अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है, यानी कि जो प्रवर सेन द्वितीय था उसे जो है अश्वमेध यज्ञ करने का श्रेय दिया जाता है। आगे बताया गया है तीसरी सदी तक जो है कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया था, यानी कि कुषाण साम्राज्य का पतन जो है कब हुआ था, तो तीसरी सदी तक हो गया था। तथा जो है फिर कुछ समय के लिए जो है उत्तर भारत में नागवंश का उद्भव हुआ था, यानी कि कुषाण साम्राज्य का अंत होने के बाद जो है कुछ समय के लिए उत्तर भारत में नागवंश का शासक रहा और तत्पश्चात जो है गुप्त वंश का उद्भव हुआ था, यानी कि नागवंश के बाद जो है गुप्त वंश का उद्भव हुआ था। और इस वंश के निम्नलिखित महत्वपूर्ण शासक हुए थे। तो इसके जो शासक हुए थे वो कौन कौन हुए थे उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बताया गया है श्रीगुप्त के बारे में। तो गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्रीगुप्त के द्वारा ही किया गया था। और इसका जो शासनकाल था वो 240 से लेकर 280 के बीच में रहा था, यानी कि श्रीगुप्त का जो शासनकाल रहा वो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक रहा था। तो आगे इसमें बताया गया है कि श्रीगुप्त को जो है गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो श्रीगुप्त को माना जाता है। और श्रीगुप्त ने जो है बंगाल और बिहार के कुछ भागों पर शासन किया था, यानी कि श्रीगुप्त के द्वारा बंगाल और बिहार के कुछ भाग पर शासन किया गया था। और श्रीगुप्त ने जो है स्वयं को केवल महाधीराज कहा था, यानी कि श्रीगुप्त ने स्वयं को महाधीराज कहा था। और जिससे प्रतीत होता है कि वह जो है स्थानीय स्तर का शक्तिशाली राजा था, यानी कि श्रीगुप्त जो था वो स्थानीय स्तर का शक्तिशाली राजा था और इसने जो है महाधीराज जो है स्वयं को कहा था। आगे बताया गया चीनी यात्री इत्सिंग ने भी जो है श्रीगुप्त का उल्लेख किया है, यानी कि इत्सिंग के द्वारा जो है जो कि चीनी यात्री था इसके द्वारा श्रीगुप्त का उल्लेख किया गया है और जिसने श्रीगुप्त के द्वारा जो है एक बौद्ध विहार बनवाने की बात कही है, यानी कि इत्सिंग के द्वारा जो है श्रीगुप्त के द्वारा एक बौद्ध विहार बनाने की बात कही गई है। आगे बताया गया है घटोत्कच के बारे में। तो घटोत्कच का जो शासनकाल रहा था 280 से 319 के बीच में रहा था और ये जो है श्रीगुप्त का पुत्र था, यानी कि घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। तो इसमें दिया गया है घटोत्कच जो है वो श्रीगुप्त का पुत्र था और उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित हुआ था। कब हुआ था, तो 280 ईस्वी में हुआ था और कब तक रहा था, तो 319 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम आया जिसका शासनकाल जो है लगभग 319 से लेकर 334 के बीच में था। और गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही माना जाता है, यानी कि ऐसे संस्थापक जो है वो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आगे बताया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है स्वयं को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी, यानी कि श्रीगुप्त ने जो है महाधीराज की उपाधि दी थी खुद को और चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है खुद को महाराजा धीराज की उपाधि दी थी। आगे दिया गया चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और इस विवाह के फलस्वरूप जो है चंद्रगुप्त प्रथम को मगध, प्रयाग और संभवतः वैशाली क्षेत्र पर जो है अधिकार मिल गया था। और उसके राज्याभिषेक की तिथि जो है वो 319 ईस्वी है और इसे जो है गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है, यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था इसका राज्याभिषेक जो है कब हुआ था, तो 319 ईस्वी में हुआ था और इसके बाद जो है गुप्त संवत का आरंभ माना जाता है। आगे दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो है वो कौन आया, तो समुद्रगुप्त जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया था जिसका शासनकाल था 335 से लेकर 380 के बीच में। और इसने जो है विभिन्न चरणों में अपना विजय अभियान पूरा किया था, यानी कि समुद्रगुप्त के द्वारा जो है विभिन्न चरण में अपना विजय अभियान पूरा किया गया था जिसने उत्तर पश्चिम के गणतंत्रों को जो है समाप्त किया था और दक्षिण में अभियान करके 12 राज्यों को जीत लिया था। किसने जीता था, तो समुद्रगुप्त ने जो है 12 राज्यों को जीता था और जिसमें जो है पल्लव शासक भी शामिल थे। और इसने जो है आर्टविक यानी कि जंगली
राज्यों को भी पराजित किया था, यानी कि किसके द्वारा, तो समुद्रगुप्त के द्वारा जो है 8वीं राज्यों को पराजित किया गया था। और समुद्रगुप्त जो है एक महान विजेता था, यानी कि समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का महान विजेता था। और दरबारी लेखक जो है हरिसेन ने उसकी विजय का उल्लेख जो है प्रयाग प्रशस्ति में किया है, यानी कि जो उसका दरबारी लेखक था हरिसेन, उसने जो है समुद्रगुप्त का विजय को जो है उसका उल्लेख किया है किसमें, तो प्रयाग प्रशस्ति में किया है। आगे दिया गया है कि समुद्रगुप्त के बाद जो है किसने शासन किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इसने जो है शासन किया था। और इसका जो शासनकाल था वो 380 से लेकर 415 के बीच में माना जाता है। तो इसमें दिया गया है दिल्ली स्थित मेहरौली अभिलेख से जो है सूचना मिलती है कि चंद्र नामक शासक ने, जिसकी पहचान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य से हुई है, पश्चिम में जो है सिंधु नदी तथा पूर्व में बंगाल तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लिया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय था जो इसने जो है सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में बंगाल तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे, यानी कि गुजरात विजय होने के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है चांदी के सिक्के चलवाए थे। और उसके जो मंत्री थे वीरसेन, इसने जो है मालवा में उदयगिरी के निकट एक विष्णु मंदिर बनवाया था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का जो मंत्री था वीरसेन, इसने जो है मालवा में उदयगिरी के निकट एक विष्णु मंदिर बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो है कुमारगुप्त प्रथम शासन में आए। तो इसका जो शासनकाल था वो कब से कब तक था, तो 415 से लेकर 455 तक जो है इसका शासनकाल रहा था। तो इसमें दिया गया है कि कुमारगुप्त प्रथम जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही पुत्र था, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र कौन था, तो कुमारगुप्त प्रथम था। और चंद्रगुप्त द्वितीय का भी ये जो है उत्तराधिकारी था। आगे बताया गया है कुमारगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश में सबसे लंबे और स्थिर शासन का श्रेय दिया जाता है, यानी कि गुप्त वंश में जो है सबसे लंबा और स्थिर शासन जो है किसका था, तो कुमारगुप्त प्रथम का था। और इसके काल में जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसके शासनकाल में हुआ था, तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और अपने शासन के अंतिम वर्षों में कुमारगुप्त प्रथम को जो है हुनों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ा था, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम जो था वो अंतिम वर्ष में जो है हुनों के आक्रमण का सामना किया था। कुमारगुप्त प्रथम के बाद जो है वो कौन आया, तो स्कंदगुप्त जो है वो शासन में आए, जिसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 455 से लेकर 467 के बीच में जो है स्कंदगुप्त का शासनकाल रहा था। और इसके काल में जो है भारत पर हुनों का पहला आक्रमण हुआ था, यानी कि हुनों का जो है पहला आक्रमण कब हुआ था भारत पर, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और उसने जो है इस आक्रमण को विफल बना दिया था, यानी कि स्कंदगुप्त के द्वारा जो है इस आक्रमण को विफल बना दिया गया था। और इसमें उदाहरण दिया गया है कि उसके जूनागढ़ अभिलेख में जो है मलेच्छों को पराजित करने का दावा किया गया, यानी कि जूनागढ़ जो अभिलेख है उसका, यानी कि किसका है, तो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें मलेच्छों को पराजित करने का दावा किया गया है। आगे है कि आगे जो है 6ठी सदी के मध्य में गुप्त साम्राज्य का विघटन हो गया था। और इसके कब्र पर जो है निम्नलिखित महत्वपूर्ण राज्य स्थापित हुए थे। और थानेश्वर में जो है पुष्यभूति हर्षवर्धन था, और कन्नौज में मौखरी जो कि था हरिवर्मन, आदिवर्मन और ईशान वर्मन था। और वल्लभी में मैत्रक जो कि उत्तर गुप्त की एक शाखा मालवा में है, और दूसरी शाखा जो है वो मगध में था, जिसमें भट्टारक, धरसेन और ध्रुवसेन था। और बंगाल में जो है गौड़ क्षेत्र में शशांक का राज्य था। आगे दिया गया है गुप्त काल का प्रशासनिक विस्तार के बारे में। तो प्रशासनिक विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक था इसके बारे में बताया गया है। तो इस काल में जो है प्रशासनिक केंद्रीयकरण का ह्रास देखने को मिलता है, यानी कि गुप्त काल में जो है वो प्रशासनिक केंद्रीयकरण का ह्रास मिलता है देखने को, और जिसके जो है कारण निम्नलिखित है। तो इसका कारण क्या है, तो इसमें पहला कारण दिया गया है कि राजा के द्वारा जो है बड़ी उपाधियां धारण की जाती थी, जैसे कि परम, भट्टारक, परमेश्वर, महाराजा धीराज आदि इस प्रकार की जो है उपाधियां धारण की जाती थी। और इस प्रकार जो है राजा को तुलना जो है देवता से की जाती थी, यानी कि गुप्त काल में जो है राजाओं की तुलना देवता से की जाती थी। और समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति में जो है राजा की तुलना वरुण, यम और कुबेर से की गई है। आगे बताया गया है कि केंद्रीय प्रशासन में अधिकारियों का पद जो है वंशानुगत होने लगा था, और एक ही अधिकारी की जो है एक से अधिक पद दिए जाने लगे थे, यानी कि केंद्रीय प्रशासन में जो है अधिकारियों का पद जो है वंशानुगत होने लगा था, जिसके कारण जो है एक ही अधिकारी को एक से अधिक पद दिए जाने लगे थे। आगे दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी के बारे में। तो इसमें दिया गया है कुमारा माते के बारे में। तो ये जो है अधिकारियों का समूह होता था। आगे दिया गया है दंड नायक और महादंड नायक, जो कि न्यायिक कार्य करता था। बालाधिकृत और महाबलाधिकृत ये जो होता था वो सेना नायक होता था। संधि विग्रहिक है, जो कि विदेश विभाग होता था। प्रतिहार और महाप्रतिहार जो होता था वो राजमहल का रक्षक होता था। और विनय स्थिति संस्थापक जो था वो कौन था, धार्मिक कार्य का संस्थापक होता था।
आगे बताया गया है कारण, तो प्रांतीय इकाई को जो है भुक्ति कहा जाता था और इसे जो है उपरी महाराजा के अधीन रखा जाता था। यानी कि प्रांतीय इकाई को जो है क्या कहा जाता था, तो भुक्ति कहा जाता था और इसे जो है उपरी महाराज के अधीन जो है रखा जाता था। और जिले को जो है विषय कहा जाता था, यानी कि गुप्त काल में जो जिला होता था उसे विषय कहा जाता था और इसे जो है विषयपति अथवा कुमारा मत्य अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता था। आगे बताया गया है कि जिला के नीचे जो है गांव के समूह को क्या कहा जाता था, तो विथि कहा जाता था। यानी कि गांव के समूह के नीचे जो होता था, गांव के समूह जो होता था उसे क्या कहा जाता था, तो विथि कहा जाता था और उसे जो है विथि महालय नामक अधिकारी के अंतर्गत रखा जाता था। यानी कि विथि जो होता था वो विथि महालय नामक अधिकारी के अंतर्गत इसे रखा जाता था। आगे बताया गया है प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो गांव होती थी, जो कि महत्तर नामक अधिकारी के अंतर्गत आता था। यानी कि गांव जो होता था वो महत्तर के अंतर्गत आता था। आगे दिया गया है गुप्तकालीन प्रशासन में जो है क्षेत्रीय स्तर के प्रशासन में क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी भी देखी गई। यानी कि गुप्तकालीन प्रशासन में जो क्षेत्रीय स्तर के प्रशासन थे इसमें क्षेत्रीय तत्वों की भागीदारी भी देखी गई है और इसका जो उदाहरण है वो दिया गया है। तो इसमें उदाहरण दिया गया है जिला स्तर पर जो था वो विषय अधिकरण होता था और नगर प्रशासन में जो है स्थानाधिकरण नामक संस्था होती थी, नगर श्रेष्ठी होती थी जो कि वित्त प्रबंधक होता था, सार्थवाह होता था जो कि व्यापारियों का प्रधान होता था, प्रथम कुलिक होता था जो कि शिल्पियों का प्रधान होता था, प्रथम कायस्थ होता था जो कि लिपिकों का प्रधान होता था। आगे दिया गया है 7वां कारण, तो इसमें दिया गया है कि 5वीं सदी में जो है दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार भी सौंपा जाने लगा। यानी कि 5वीं सदी में जो है दान ग्रहीता को प्रशासनिक अधिकार सौंपा जाने लगा था। आगे बताया गया गुप्त काल की आर्थिक संरचना के बारे में कि गुप्त काल की जो आर्थिक संरचना थी वो कैसी थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि इस काल में भी भूमि अनुदान के माध्यम से जो है कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हो रहा था। यानी कि भूमि अनुदान के माध्यम से गुप्त काल में कृषि अर्थव्यवस्था का प्रसार हुआ था और राज्य के द्वारा जो है सिंचाई का भी कार्य किया गया था। और उदाहरण जो है इसका ये है कि स्कंदगुप्त के काल में जो है सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई थी। यानी कि स्कंदगुप्त के शासन काल में ही सुदर्शन जो झील था उसका मरम्मत करवाया गया था। आगे बताया गया है अमर सिंह के अमरकोश में जो है 12 प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है। यानी कि अमर सिंह का जो अमरकोश था इसमें कितने प्रकार की भूमि की चर्चा मिलती है, तो 12 प्रकार की भूमि की चर्चा देखने को मिलती है। आगे बताया गया है वात्सायन के कामसूत्र में समृद्ध नगरीय जीवन की चर्चा मिलती है। यानी कि वात्सायन का जो कामसूत्र था इसमें समृद्ध नगरीय जीवन की चर्चा मिलती है। और उसी प्रकार जो है चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश एवं पाटलिपुत्र की समृद्धि की चर्चा की है। और जो मध्य देश एवं पाटलिपुत्र की समृद्धि की चर्चा किसने की है, तो चीनी यात्री फाहियान के द्वारा की गई है। आगे बताया गया है गुप्त काल की सामाजिक संरचना के बारे में। तो गुप्त काल की सामाजिक संरचना के बारे में इसमें बताया गया है कि गुप्त संभवतः गैर क्षत्रिय थे। यानी कि गुप्त जो थे वो कैसे थे, तो गैर क्षत्रिय थे और अतः जो है इन्हें वैध स्थिति प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के समर्थन की जरूरत हुई थी और इसलिए जो है गुप्त काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था। यानी कि गुप्त काल में जो है ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था और इस कारण से जो है वर्ण एवं जाति की जटिलता बढ़ गई थी। यानी कि जो ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था इसके कारण जो है वर्ण एवं जाति की जो जटिलता थी वो बढ़ गई थी। आगे बताया गया गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाते हैं। अब गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में जो है क्या क्या विशेषता पाई जाती है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें पहला दिया गया है कि ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर बल दिया गया था। यानी कि गुप्त काल में जो है ब्राह्मणों के विशेषाधिकार पर बल दिया गया था और क्षत्रिय वर्ग की बेहतर स्थिति बनी रही थी। यानी कि इसमें जो है क्षत्रिय वर्ग जो था इसकी बेहतर स्थिति बनी रही थी। आगे बताया गया है कि वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई, जबकि शूद्रों की सामाजिक दशा में जो है तुलनात्मक रूप से सुधार हुआ था। यानी कि जो वैश्यों की सामाजिक दशा थी इसमें जो है गिरावट आई थी, लेकिन शूद्र जो थे इसके सामाजिक दशा में जो है सुधार हुआ था। आगे बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है शूद्रों को कृषक कहा गया है। याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसमें शूद्र को कृषक कहा गया है और उन्हें जो है यज्ञ करने का भी अधिकार दिया गया है। आगे बताया गया है महिलाओं की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट आई थी। यानी कि गुप्त काल में जो है महिलाओं की जो सामाजिक दशा थी इसमें गिरावट आया था और गुप्तकालीन एरन अभिलेख में जो है सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। यानी कि जो गुप्त काल के एरन अभिलेख है इसमें जो है सती प्रथा का पुरातात्विक साक्ष्य देखने को मिलता है। और उसी प्रकार जो है कालिदास के मेघदूतम से देवदासी प्रथा की सूचना मिलती है। यानी कि कालिदास की जो मेघदूतम थी उससे जो है देवदासी प्रथा की सूचना मिलती है। आगे बताया गया इसमें विशेषता कि इसमें जो है अछूतों के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला स्मृतिकार जो था वो कौन था, तो कात्यायन जो था वो अछूतों के लिए अस्पृश्य शब्द का प्रयोग करने वाला जो है पहला स्मृतिकार था। आगे बताया गया है आगे इसमें कि पहली बार जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ जाति का विवरण मिलता है। यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति में जो है सब पहली बार जो है
किस जाति का विवरण मिलता है, तो कायस्थ जाति का विवरण देखने को मिलता है और वो जो है लिपिक वर्ग से संबंध है, यानी कि जो कायस्थ जाति है वो लिपिक वर्ग से संबंधित है। आगे बताया गया है याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला था, यानी कि याज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं को भी संपत्ति का अधिकार दे दिया गया था। आगे देखेंगे हम लोग गुप्त काल की कला के बारे में। तो गुप्त कालीन जो है धर्म मूलतः ब्राह्मणवादी पंथों से प्रेरित था, यानी कि गुप्त कालीन जो धर्म था वो किससे प्रेरित था, तो ब्राह्मणवादी पंथों से प्रेरित था, क्योंकि जो है इस काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था, यानी कि गुप्त काल में ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान हुआ था, जिसके कारण जो है मूलतः ब्राह्मणवादी पंथों से इसे प्रेरित माना जाता है। आगे दिया गया है कि यह एक प्रमुख कारण है कि इस काल में जो है बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया था और उनमें जो है ब्राह्मण देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई थी, यानी कि गुप्त काल में जो है बहुत सारे मंदिर का निर्माण करवाया गया था और जिनमें ब्राह्मण देवताओं की मूर्ति स्थापित की गई थी। और इस काल में भी जो है कला को व्यापक सामाजिक सुधार प्राप्त हुआ था, और क्योंकि जो है राजाओं के अतिरिक्त कुलीन एवं व्यापारियों ने भी कला का संरक्षण दिया था। और सबसे बढ़कर जो है इस काल को कला की कुछ विशिष्ट शैलियाँ यथा, यानी कि जैसे कि मूर्तिकला एवं चित्रकला ने शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया है, यानी कि इसमें जो है मूर्तिकला और चित्रकला जो है वो महत्वपूर्ण जो है शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया है। आगे बताया गया है स्थापत्य कला के बारे में। तो गुप्त काल की स्थापत्य कला कौन कौन सी थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि मंदिर निर्माण कला के बारे में। तो इस काल में जो है बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ था और मंदिर जो है प्रायः 2 प्रकार के दिखते हैं, यानी कि स्थापत्य जो कला था इसमें जो है मंदिरों के निर्माण बहुत मात्रा में की गई थी, जो कि 2 प्रकार से दिखते हैं। तो इसमें पहला दिया गया है इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर, यानी कि जो पहला मंदिर था वो था इमारती मंदिर और स्वतंत्र रूप से निर्मित मंदिर था। इसमें जो है अधिकांश मंदिर इमारती मंदिर के ही उदाहरण है, यानी कि इसमें जो अधिकतर जो मंदिर थे वो इमारती मंदिर के ही उदाहरण है। और इसमें जो है सामग्री कहीं दूर से लाई जाती थी और फिर जो है मंदिरों का निर्माण किया जाता था। और इमारती मंदिर जो है पत्थर एवं ईंटों दोनों से निर्मित दिखते हैं, यानी कि इमारती जो मंदिर होते थे वो पत्थर और ईंटों दोनों के बनाए हुए होते थे। आगे बताया गया देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भारत गांव की ईंट निर्मित मंदिर, ये सभी जो है इमारती मंदिर के उदाहरण हैं। आगे बताया गया है दूसरा इसमें मंदिर कौन सा था, तो एकाश्म मंदिर या फिर पहाड़ों को काटकर निर्मित मंदिर था, यानी कि पहला था इमारती मंदिर और दूसरा जो मंदिर था वो था एकाश्म मंदिर या फिर जिन्हें पहाड़ों को काटकर निर्मित किया जाता था वो मंदिर था। तो इसमें दिया गया है कि ऐसा उदाहरण जो है हमें ब्राह्मण मंदिर एवं बौद्ध मंदिर दोनों में मिलता है। और ब्राह्मण मंदिर का उदाहरण क्या है, तो ब्राह्मण मंदिर का जो उदाहरण है वो दिया गया है, इसमें दिया गया है उदयगिरी का विष्णु मंदिर है, बराह मंदिर है और अजंता का बौद्ध मंदिर है। और सबसे बढ़कर जो है गुप्तकालीन स्थापत्य ने स्थापत्य की नागर शैली की आधारभूत संरचना जो है विकसित किया था, यानी कि गुप्तकालीन स्थापत्य ने जो है स्थापत्य की नागर शैली की आधारभूत संरचना विकसित किया था। और प्रायः जो है मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था इसमें, और इसके जो चारों ओर है वो चढ़ने के लिए सीढ़ी होती थी, यानी कि इसमें जो मंदिर बनाया जाता था वो ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था जिसके चारों ओर चढ़ने के लिए जो है सीढ़ी बनी हुई होती थी। आगे दिया गया इसमें मंदिर के मुख्य कक्ष को जो है गर्भगृह कहा जाता था, यानी कि मंदिर का जो मुख्य कक्ष होता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। और इसमें जो है देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती थी और गर्भगृह के जो चारों ओर है वो प्रदक्षिणा एवं छत विहीन होता था, यानी कि जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता था वो जो है प्रदक्षिणा एवं छत विहीन होता था। और मंदिर का जो आंतरिक भाग होता था सादा और जबकि जो है बाह्य भाग जो होता था वो अलंकृत होता था, यानी कि जो अंदर का भाग होता था मंदिर का वो जो है सादा होता था, लेकिन जो बाहर का भाग होता था वो अलंकृत यानी कि सजा हुआ होता था। और सामान्यतः जो है मंदिर की छत सपाट होती थी, परंतु देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है इसमें एक शिखर निर्माण की दिशा में भी प्रयत्न दिखते हैं, यानी कि जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर था इसमें जो है एक शिखर निर्माण की दिशा में प्रयत्न देखने को मिलता है। आगे इसमें दिया गया है कि यह सत्य है कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्यतः प्रभाव रहा था, परंतु जो है बौद्ध पंथ के प्रभाव को भी हम पूर्णतः नकार नहीं सकते, यानी कि गुप्तकालीन स्थापत्य कला पर जो है ब्राह्मण ग्रंथों का प्रभाव था, लेकिन जो है बौद्ध पंथों के प्रभाव पर भी जो है हम पूर्णतः इसे नकार नहीं सकते हैं। और इस काल में जो है स्तूप निर्माण का भी उदाहरण बनारस के निकट धामेक स्तूप है, यानी कि गुप्त काल में जो है स्तूप निर्माण का भी उदाहरण मिलता है जो कि बनारस के निकट धामेक स्तूप है। आगे बताया गया कि यह जो है पूर्व के स्तूपों से बनावट में अलग होती थी, यानी कि जो गुप्त काल की जो स्तूप बनी हुई होती थी ये जो है पूर्व के स्तूपों से बनावट में अलग होती थी। जहाँ पहले जो है स्तूप अर्धवृत्ताकार बनते थे, वहीं जो है धामेक के स्तूप की बनावट गोलाकार, यानी कि जो धामेक का स्तूप था वो जो है उसका आकार जो है गोलाकार में है। और इसके पहले जो स्तूप बनाए जाते थे वो जो है
अर्धवृत्ताकार होते थे। और स्तूप के अतिरिक्त जो है हमें अजंता में बौद्ध मंदिर के भी उदाहरण मिले हैं, जैसे जिन्हें जो है चैत्य कहा जाता है, यानी कि अजंता में बौद्ध मंदिर के भी उदाहरण मिले हैं जिन्हें चैत्य कहा जाता है। आगे बताया गया है स्थापत्य की 3 भिन्न शैलियों के बारे में। तो स्थापत्य की जो 3 भिन्न शैली थी वो कौन कौन थी? तो पहला था नागर शैली, दूसरा था द्रविड़ शैली और तीसरा था बेसर शैली। आगे बताया गया है नागर शैली के मंदिर जो है वो सामान्यतः उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्य क्षेत्र तक स्थापित था, यानी कि नागर शैली के जो मंदिर थे उनका विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण के विंध्य क्षेत्र तक जो है नागर शैली के मंदिर स्थापित किए गए थे। और वहीं जो है द्रविड़ शैली के स्थापत्य जो है वो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अवस्थित था, यानी कि जो द्रविड़ शैली के स्थापत्य थे वो कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक अवस्थित थे। और इनसे जो है पृथक जो था बेसर शैली के स्थापत्य जो है वो उत्तर दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच के भूभाग में स्थापित किया गया था, यानी कि बेसर शैली का जो स्थापत्य था वो उत्तर दक्षिण में कृष्णा नदी के बीच में स्थापित किया गया था। आगे बताइए कि सामान्यतः जो है भौगोलिक विभाजन का यही रूप हमें देखने को मिलता है, परंतु जो है इसके अपवाद भी है, यानी कि इसका जो है अपवाद है। तो क्या है अपवाद? तो इसमें दिया गया है नागर शैली के मंदिरों की विशेषता के बारे में। तो इसमें दिया गया है नागर शैली के मंदिरों की आधारभूत संरचना जो है गुप्त स्थापत्य ने तैयार किया था, यानी कि मंदिर यानी कि नागर शैली के जो मंदिर थे उसके आधारभूत संरचना की जो तैयार था वो किसने करवाया था? तो गुप्त स्थापत्य ने करवाया था। परंतु जो है उनका वास्तविक विकास राजपूत काल में देखने को मिलता है, यानी कि उनका जो विकास है वो राजपूत काल में देखने को मिलता है हम लोगों को। आगे बताया गया है कि राजपूत शासकों के द्वारा जो है अलग अलग क्षेत्रों का निर्माण किया गया था, जैसे कि उड़ीसा, मध्य भारत में कालिंजर, महोबा व खजुराहो आदि का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो राजपूत शासकों के द्वारा किया गया था। और इनके अतिरिक्त गुजरात एवं राजस्थान में भी बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया गया था। और ये मंदिर जो है वो नागर शैली में निर्मित थे, यानी कि गुजरात और जो राजस्थान में जो बड़ी संख्या में निर्मित मंदिर थे वो जो है नागर शैली में निर्मित थे। हालांकि जो है नागर शैली की बनावट में भी जो है थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलता है, और फिर भी जो है इनकी कुछ सामान्य विशेषताएं निम्नलिखित है। तो नागर शैली की विशेषता क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि सामान्यतः जो है मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बनाया जाता था और चारों ओर से जो है वहां चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी हुई होती थी। और मंदिर की बनावट जो है सामान्यतः वर्गाकार होती थी और उसकी प्रत्येक भुजा से जो है उठानी निकली होती थी, यानी कि जो मंदिर की भुजा होती थी उससे जो है प्रत्येक भुजा से जो है उठानी निकली हुई होती थी और ऊपर जाते समय जो है वक्रीय शिखर का रूप ले लेती थी, और इसे जो है वक्रीय शिखर भी कहा जाता है। और शिखर के ऊपर जो है आमलक का निर्माण किया जाता था तथा इसके ऊपर जो है कलश होता था, यानी कि शिखर जो होता था उसके ऊपर आमलक का निर्माण किया जाता था जिसके ऊपर जो है कलश होता था। आगे बताया गया है कि उड़ीसा में जो है मंदिर के सामने जगमोहन का निर्माण किया जाता है, यानी कि उड़ीसा में जो है मंदिर के सामने किसका निर्माण किया जाता था? तो जगमोहन का निर्माण किया जाता था। आगे बताया गया है नागर शैली में जो है कुछ विकसित मंदिरों में अलंकरण के लिए जो है मुख्य शिखर के साथ गौण शिखरों का निर्माण जो है किया जाता था, यानी कि नागर शैली में जो है मंदिर जो थे इसके अलंकरण के लिए जो है मुख्य शिखर के साथ गौण शिखर का निर्माण किया जाता था और इन्हें जो है गुरु श्रृंग कहा जाता था, यानी कि जो गौण शिखर का निर्माण किया जाता था उसे गुरु श्रृंग कहा जाता था। आगे बताया गया है सामान्यतः जो है नागर शैली के मंदिर में प्रदक्षिणा एवं छत विहीन होता था, यानी कि जो नागर शैली के मंदिर होते थे वो प्रदक्षिणा तथा पथ जो होता था वो छत विहीन होता था। आगे बताया गया है कि नागर शैली के अधिक विकसित मंदिर में जो है नियोजन किया जाता था, यानी कि जो नागर शैली के विकसित मंदिर थे इसमें नियोजन किया जाता था। आगे बताया गया है द्रविड़ शैली के बारे में। तो द्रविड़ शैली में क्या दिया गया है? तो इसमें बताया गया है कि द्रविड़ स्थापत्य शैली की जो आधारभूत संरचना है वो पल्लव वंश के शासकों ने तैयार किया था, यानी कि द्रविड़ शैली की जो आधारभूत संरचना है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पल्लव वंश के द्वारा तैयार किया गया था। आगे बताया गया कि फिर इसके आगे का विकास जो है चोल काल में हुआ था और विजयनगर काल एवं पांड्य काल में मदुरई शैली के मंदिर के रूप में जो है देखने को मिलता है, यानी कि जो द्रविड़ शैली का विकास जो है वो आगे चल के किसमें हुआ था? तो चोल काल और विजयनगर काल एवं पांड्य काल में मदुरई शैली के मंदिर के रूप में जो है यह देखने को मिलता है द्रविड़ शैली। आगे बताया गया है पल्लव शासकों के अधीन जो है स्थापत्य की 4 शैलियाँ विकसित थी, यानी कि पल्लव शासकों के अधीन जो है कितने शैलियाँ विकसित थी स्थापत्य की? तो 4 शैली थी, जैसे कि महेंद्र वर्मन शैली था, नरसिंह वर्मन शैली था, राजसी शैली था और नंदी वर्मन शैली था। ये जो 4 शैली है वो पल्लव शासक के अधीन जो है स्थापत्य की 4 शैलियाँ विकसित हुई थी। आगे बताया गया है महेंद्र वर्मन शैली के अंतर्गत जो है मंडप प्रकार के मंदिर का निर्माण किया जाता था, यानी कि महेंद्र वर्मन जो शैली हुआ करती थी इसमें मंडप के प्रकार का मंदिर बनवाया जाता था। और मंडप का अर्थ क्या होता था? तो स्तंभ युक्त बरामदा का निर्माण, अर्थात पहाड़ को काटकर जो है स्तंभ युक्त बरामदा बनाया गया था और उसकी जो दीवार होती थी इस पर मूर्तियाँ स्थापित की जाती थी। आगे बताया गया है कि मंडप प्रकार
के मंदिर जो है एकाश्म मंदिर या फिर पहाड़ को काटकर बनाए गए मंदिर का उदाहरण है। यानी कि मंडप प्रकार के जो मंदिर होते थे वो एकाश्म मंदिर या फिर पहाड़ को काटकर जो बनाया गया मंदिर होता था उसका उदाहरण था। आगे बताया गया है नरसिंह वर्मन शैली के बारे में। तो इसमें जो है मंडप प्रकार के मंदिर बने जाते रहे, परंतु जो है इस काल में रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण भी देखने को मिलता है। यानी कि नरसिंह वर्मन शैली में जो है रथ प्रकार के मंदिरों का निर्माण देखने को मिलता है, और जहाँ पे मंडप प्रकार के मंदिर जो है पहाड़ को काटकर बनाए जाते थे, वहीं जो है रथ प्रकार के मंदिर जो होते थे वो पहाड़ को तराशकर बनाए जाते थे। यानी कि जो नरसिंह वर्मन शैली था इसमें जो मंदिर होता था वो पहाड़ को जो है तराशकर बनाया जाता था। आगे बताया गया है कि क्योंकि जो है इनका आकार रथ आकार का था, अतः जो है इन्हें रथ प्रकार का मंदिर जो है कहा जाता था। और कुल जो है 8 रथ जो है निर्मित किए गए थे, जो कि इस प्रकार है। तो इसमें कौन कौन सा है 8 रथ? तो इसमें दिया गया है पहला धर्मराज रथ है, दूसरा है भीम रथ है, तीसरा है अर्जुन रथ, चौथा है नकुल सहदेव रथ, पांचवा है द्रौपदी रथ, छठा है गणेश रथ, सातवां है पिंडारी रथ और आठवां है वैल्य कुट्टी रथ। ये जो 8 रथ है इसका निर्माण जो है किया गया था। आगे बताया गया है राजसिंह वर्मन शैली के बारे में। तो इस शैली में जो है पहाड़ को काटकर मंदिर बनाए जाते थे, और परंतु जो है इस काल में इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से भी मंदिर का निर्माण होता रहा। यानी कि राजसिंह वर्मन शैली में जो है पहाड़ को काटकर मंदिर बनाया जाता था, और इस काल में जो है इमारती मंदिर अथवा स्वतंत्र रूप से जो है मंदिर का निर्माण होता रहा था। और इसका जो पहला उदाहरण है वो है महाबलीपुरम तटीय मंदिर, जहाँ से जो है स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाने की शुरुआत हुई थी। यानी कि स्वतंत्र रूप से मंदिर बनाए जाने की शुरुआत जो है वो कहाँ से हुआ था? तो महाबलीपुरम तटीय मंदिर से हुआ था। और इस मंदिर में जो है द्रविड़ शैली की आधारभूत विशेषताएं प्रकट हुई है, जैसे कि स्तंभ है, मंडप है, विमान है और शिखर जो है इसमें मौजूद है। आगे बताया गया है द्रविड़ शैली में खंडीय शिखर बनाए जाते थे। यानी कि जो द्रविड़ शैली होती थी इसमें कैसा शिखर बनाया जाता था? तो खंडीय शिखर बनाया जाता था, और इसे जो है पिरामिड नुमा शिखर भी कहा जाता था, क्योंकि जो है प्रत्येक मंजिल पर शिखर था और फिर शिखर के ऊपर जो है स्तूपिका का निर्माण किया जाता था। इसके कारण जो है इसे पिरामिड नुमा शिखर भी कहा जाता था। आगे बताया गया है चोलों के अधीन जो है द्रविड़ स्थापत्य का बेहतर विकास देखने को मिलता है। यानी कि चोल के अधीन जो थे वो द्रविड़ स्थापत्य का बेहतर विकास देखने को मिलता है, और इस काल में जो है मंडप, विमान, स्तूपिका का निर्माण होता रहा। और सबसे जो है बढ़कर एक नई शैली के रूप में जो है गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार का निर्माण होने लगा था, और इसे जो है अत्यधिक अलंकृत बनाया जाने लगा था। वैसे तो जो है चोल काल में अनेक मंदिर का उदाहरण है, परंतु जो है इनमें तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम का जो मंदिर है अपने निर्माण में अद्वितीय है। यानी कि चोल का ऐसा तो बहुत सारा मंदिर था जिसमें जो है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर जो है अद्वितीय माना जाता है। आगे बताया गया है बृहदेश्वर मंदिर में जो है बहुखंडीय शिखरों का निर्माण किया गया है, और इसमें जो है 8 टन की स्तूपिका स्थापित की गई है, और भव्य गोपुरम का भी निर्माण किया गया है। किसमें किया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर में किया गया है। अतः जो है किसी आलोचक ने सच ही कहा है कि चोल शासकों ने जो है राक्षसों की तरह सोचा और जोहड़ियों की भांति जो है तराशा था। यानी कि किसी ने कहा है कि चोल जो थे शासक थे इन्होंने जो है राक्षस की तरह सोचा था और जोहड़ियों की भांति जो है तराशा था। आगे इसमें दिया गया है बेसर शैली की आधारभूत संरचना जो है वो चालुक्य कला ने तैयार किया था। यानी कि बेसर शैली की जो आधारभूत संरचना थी वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो चालुक्य कला के द्वारा तैयार किया गया था। और चालुक्यों के अधीन जो है नगर एवं द्रविड़ की प्रथम शैली में मंदिर बनते रहे थे। आगे बताया गया कि आगे जो है राष्ट्रकूट एवं उत्तरवर्ती चालुक्यों के समय जो है दोनों शैलियों के बीच सामंजस्य हुआ, और फिर जो है बेसर शैली का विकास हुआ था। यानी कि राष्ट्रकूट एवं उत्तरवर्ती चालुक्य के समय जो है दोनों शैलियों के बीच यानी कि नागर और द्रविड़ शैली के बीच जो है सामंजस्य स्थापित हुआ, और फिर जो है बेसर शैली का विकास हुआ था। और इसे जो है संकर शैली भी कहा जाता है। यानी कि बेसर शैली को जो है संकर शैली भी कहा जाता है, और होयसल शासकों के मंदिर भी बेसर शैली अथवा कर्नाटक शैली के उदाहरण है। यानी कि होयसल शासक का जो मंदिर था वो जो है बेसर शैली अर्थात जो है कर्नाटक शैली का उदाहरण है। आगे बताया गया है बेसर शैली की आधारभूत संरचना जो है वो द्रविड़ शैली ने तैयार किया था। यानी कि बेसर शैली की जो आधारभूत संरचना थी वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो द्रविड़ शैली के द्वारा तैयार किया गया था। और जैसे कि मंडप अथवा शिखर का निर्माण, परंतु इस पर जो है नगर शैली का भी प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि इस प्रकार से है। यानी कि मंदिर के दीवार पर जो है रथ का नियोजन, छत विहीन प्रदक्षिणा पथ और स्थापत्य में जो है ताक का नियोजन, ये जो है इसका प्रकार है। आगे हम लोग देखेंगे गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला में जो है पहला दिया गया है सारनाथ शैली के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि गुप्त काल में जो है मूर्तिकला ने शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया था। यानी कि गुप्त काल में जो है मूर्तिकला थी वो शास्त्रीय मानदंड ग्रहण किया था, अर्थात जो है इस काल में मूर्ति निर्माण कला विकास के उस स्तर पर पहुंच गई थी जो कि आगे आने वाले युग में मूर्तिकला की शैली को प्रभावित करने लगी थी। यानी कि गुप्त काल में जो है मूर्तिकला
यानी कि मूर्ति निर्माण की जो कला थी वो उस स्तर पर पहुंच गई थी जिसमें जो है आगे आने वाले युग में मूर्ति कला की जो शैली हुई वो प्रभावित करने लगी थी। आगे बताया गया है कि गुप्तकालीन मूर्तिकला ने जो है मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपना प्रभाव छोड़ा था और इस काल में जो है मथुरा शैली व गंधार शैली के बीच समन्वय के परिणाम स्वरूप जो है सारनाथ शैली का विकास हुआ था। यानी कि गुप्त काल में जो है मथुरा शैली और गंधार शैली के बीच में समन्वय के परिणाम जो हुआ था उसके बाद जो है सारनाथ शैली का विकास हुआ था और इस शैली के अंतर्गत जो है मूर्ति निर्माण कहीं अधिक प्रौढ़ हो गई थी और इसमें जो है शारीरिक बनावट के साथ साथ जो है बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता भी दर्शाई जाने लगी थी और मूर्ति के मुख पर जो है विविध भाव भंगिमाओं के साथ साथ जो है आभा मंडल का भी चित्रण होने लगा था। यानी कि गुप्त काल में जो है मूर्ति के शारीरिक बनावट के साथ साथ जो है बुद्ध के मुख पर आध्यात्मिकता की भी दर्शाई जाने लगी थी और मूर्ति के मुख पर जो है विविध भाव था इसके साथ साथ जो है आभा मंडल का भी चित्रण होने लगा था। आगे हम लोग देखेंगे गुप्तोत्तर काल के बारे में, यानी गुप्त काल के बाद के काल के बारे में देखेंगे। तो इसमें दिया गया है गुप्तोत्तर काल का राजनीतिक विस्तार के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है उत्तर भारत में पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इस वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो पुष्यभूति था। यानी कि पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था या वर्धन वंश का, तो पुष्यभूति था। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो थानेश्वर या फिर स्थानेसर था। यानी कि जो पुष्यभूति वंश था इसका राजधानी जो था वो थानेश्वर था। और इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा हुआ वो कौन था, तो प्रभाकर वर्धन जो है वो पुष्यभूति वंश का प्रतापी राजा हुआ और इसने जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। यानी कि पुष्यभूति ने परम भट्टारक की उपाधि प्रतापी राजा जो था प्रभाकर वर्धन, इसने जो है परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था और यह जो है इस वंश का चौथा शासक था। यानी कि जो प्रभाकर वर्धन था वो पुष्यभूति वंश का चौथा शासक था और इसकी जो पत्नी का नाम था वो क्या था, तो प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था यशोमती। यशोमती जो थी वो प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी और वह जो है अपने पति के साथ जो है सती हो गई थी और इसके जो है 2 पुत्र थे। यानी कि यशोमती के 2 पुत्र थे जो कि थे राज्यवर्धन और दूसरे था हर्षवर्धन। आगे बताया गया कि इसकी जो पुत्री का नाम था वो था राजश्री। यानी कि यशोमती की जो पुत्री थी इसका नाम था राजश्री और राजश्री का विवाह जो है वो कन्नौज के राजा गृहवर्मन के साथ हुआ था। आगे बताया गया मालवा के शासक देवगुप्त ने जो है गृहवर्मन की हत्या कर दी थी। यानी कि जो राजश्री का जो पति था गृहवर्मन, उसका जो हत्या है वो किसने किया था, तो जो है देवगुप्त के द्वारा गृहवर्मन की हत्या कर दी गई थी और राजश्री को जो है बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया गया था। आगे बताया गया है राज्यवर्धन ने जो है देवगुप्त को मार डाला था, परंतु देवगुप्त के मित्र जो थे गौड़ राजा शासक शशांक ने जो है राज्यवर्धन को मार दिया था। यानी कि देवगुप्त का जो मित्र हुआ गौड़ राजा शशांक, इसने जो है राज्यवर्धन को भी मार दिया था। आगे बताया गया कि शशांक जो था वो शैव धर्म का अनुयायी था। यानी कि शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि शैव मत को मानने वाला था और इसने जो है बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। यानी कि शशांक के द्वारा जो है बोधि वृक्ष जो था उसे कटवा दिया गया था। और राज्यवर्धन की जो मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वो थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। यानी कि हर्षवर्धन जो है थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा था, तो 606 ईस्वी में बैठा था और इसको जो है शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है और हर्षवर्धन ने जो है कुल 41 वर्षों तक शासन किया था। यानी कि हर्षवर्धन ने जो है कितने वर्षों तक शासन किया, तो 41 वर्ष तक शासन किया था और हर्षवर्धन ने शशांक को जो है पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर इसे जो है अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था, तो शशांक को पराजित किया और इसके बाद जो है कन्नौज पर अपना अधिकार करके उसे अपनी राजधानी बना दिया था। आगे बताया गया है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच जो है नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। आगे बताया गया है पुलकेशिन द्वितीय ने जो है उत्तर भारत के शासक हर्षवर्धन को पराजित करके दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण किया था। यानी कि किसने धारण किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को पराजित करके जो है उसने दक्षिण पथेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी का उपाधि धारण किया था। आगे बताया गया है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि है वो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था और वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। यानी कि जो ह्वेनसांग था वो चीनी यात्री था और ये जो है हर्षवर्धन के दरबार में ही भारत आया था और वह जो है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। आगे बताया गया है ह्वेनसांग ने जो है शूद्रों को कृषक कहा है और ह्वेनसांग के अनुसार जो है ध्रुव सेन द्वितीय प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हर्षवर्धन की जो है सभा में शामिल हुआ था। यानी कि ध्रुव सेन जो था द्वितीय ये जो है प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में हर्षवर्धन की जो सभा हुई थी इसमें शामिल हुआ था। आगे बताया गया प्रारंभ में जो है हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था। यानी कि शुरुआत में जो है हर्षवर्धन किसकी पूजा करता था, तो शिव की पूजा करता था, परंतु ह्वेनसांग से मिलने के बाद जो है वह बौद्ध धर्म के
महायान शाखा से जुड़ गया था। यानी कि पहले जो है शिव की पूजा करता था, लेकिन जब वो ह्वेन सांग से मिला तो उसके बाद जो है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से वो जुड़ गया था। आगे बताया गया बाणभट्ट। तो बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तकें लिखा था। यानी कि हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। आगे बताया गया है हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि जो है वो कितनी थी? तो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक जो है हर्षवर्धन का शासनकाल रहा था। आगे बताया गया है हर्षवर्धन के द्वारा रचित नाटक के बारे में। तो हर्षवर्धन ने जो है किस किस नाटक की रचना की थी? तो इसमें पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा है रत्नावली और तीसरा है नागानंद। ये तीनों रचना जो है वो हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। आगे बताया गया है कि हर्षवर्धन ने जो है ये 3 नाटक किस भाषा में लिखे थे? तो ये 3 नाटक था प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और हर्षवर्धन के समय में जो है मथुरा जो है सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। यानी कि हर्षवर्धन के समय में सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध जो था वो कौन था? तो मथुरा था। आगे बताया गया है कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। यानी कि भारत का अंतिम जो हिंदू सम्राट हुआ वो किसे माना जाता है? तो हर्षवर्धन को माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो इसमें दिया गया है 500 ईस्वी से लेकर के 750 ईस्वी के बीच में जो है भारतीय इतिहास की शक्ति एवं चमक जो है नर्मदा से दक्षिण की ओर रही थी। और यही समय है कि जब जो है दक्षिण में 2 प्रमुख राजवंश के रूप में महाराष्ट्र में चालुक्य एवं दक्षिण आंध्र तथा उत्तरी तमिलनाडु में जो है पल्लव वंश की स्थापना हुआ था। यानी कि 500 ईस्वी से लेकर के जो 750 के बीच का जो काल रहा था, इस समय जो है दक्षिण में 2 प्रमुख राजवंश का हुआ था उदय, जो कि महाराष्ट्र में था चालुक्य और दक्षिण आंध्र और उत्तरी तमिलनाडु में जो था वो पल्लव वंश का स्थापना किया गया था। आगे बताया गया है चालुक्य जो शक्ति का संस्थापक है वो कौन था? तो पुलकेशिन प्रथम था। और जबकि पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री विष्णु था। यानी कि चालुक्य का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम और पल्लव वंश का संस्थापक था श्री विष्णु। और 6ठी सदी में जो है लगभग दोनों शक्तियों का उद्भव हुआ था। और चालुक्य की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? तो बादामी थी, यानी कि वातापी थी। और जबकि पल्लवों की राजधानी क्या थी? तो कांचीपुरम थी। यानी कि चालुक्य की राजधानी थी वातापी या फिर बादामी और पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। और इस काल की जो प्रमुख घटना है वो है चालुक्य पल्लव संघर्ष। आगे बताया गया है पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश जो है इसमें जो है सिंह विष्णु के दरबार में लेखक भारकवि रहता था। यानी कि सिंह विष्णु के दरबार में लेखक जो था भारवी वो रहता था, और जिसने जो है किरातार्जुनीयम नामक पुस्तक लिखी थी। यानी कि भारवी के द्वारा जो है किरातार्जुनीयम पुस्तक लिखा गया था, जो कि सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। और महेंद्र वर्मन प्रथम जो है वो नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय आदि जो है इस वंश के प्रमुख शासक हुए। यानी कि पल्लव वंश का जो प्रमुख शासक था वो कौन कौन था? तो पहला है महेंद्र वर्मन प्रथम, दूसरा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा है महेंद्र वर्मन द्वितीय और चौथा है परमेश्वर वर्मन प्रथम और 5वां दिया गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। ये सभी जो है वो पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे। आगे बताया गया पल्लव वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था? तो अपराजित वर्मन जो था वो पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुआ। आगे बताया गया महाबलीपुरम के रथ मंदिर के बारे में। तो महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी और वह जो है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यानी कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था और इसने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? तो वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। आगे बताया गया है अरबी के आक्रमण के समय जो है पल्लवों का शासक कौन था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय जो था वो अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक था। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है आगम प्रिय की उपाधि धारण किया था। यानी कि आगम प्रिय की उपाधि किसने धारण की? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। आगे इसमें बताया गया है आगे दिया गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था और इस मंदिर का निर्माण जो है द्रविड़ शैली में हुआ था। यानी कि कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था और इसे जो है द्रविड़ शैली में जो है निर्माण किया गया था। आगे दिया गया है नरसिंह वर्मन द्वितीय का जो दरबारी कवि था वो कौन था? तो दंडी या दंडिन था, जिसने जो है 10 कुमार चरितम नामक पुस्तक लिखा था। यानी कि 10 कुमार चरितम पुस्तक जो है किसने लिखा था? तो दंडी या फिर दंडिन ने लिखा था, जो कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का दरबारी कवि था। आगे बताया गया है कि इस संघर्ष की शुरुआत जो है वो पुलकेशिन प्रथम ने किया था और जिसने पल्लव क्षेत्र पर हमला कर पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को जो है पराजित करके बेंगी का भूभाग जो है छीन लिया था। यानी कि जो पल्लव क्षेत्र पर हमला किया था पुलकेशिन प्रथम ने, इसने जो है पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को पराजित कर लिया था और बेंगी का जो भूभाग था उसे छीन लिया था। और फिर जो है उसने बेंगी के शासक के रूप में जो है अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को स्थापित किया और फिर जो है विष्णुवर्धन ने बेंगी में चालुक्य की एक पृथक शाखा को स्थापित कर दिया था। आगे बताया गया है कि इसे जो है बेंगी के चालुक्य का नाम दिया जाता है और शीघ्र ही जो है महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है इस पराजय का बदला लिया और जब जो है उसने चालुक्य पर हमला
कर दिया था, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके जो है मार डाला था और उसकी राजधानी जो थी वो बादामी पर कब्जा कर लिया था और उसने जो है वातापी कुंड की उपाधि यानी कि महाबल की उपाधि धारण किया था। किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी और इसी के नाम पर जो है महाबलीपुरम पड़ा था इसका नाम। आगे दिया गया है, आगे है अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन था और जिसे जो है आदित्य चोल ने व्यवस्थापित कर दिया था। यानी कि जो अंतिम पल्लव शासक अपराजित वर्मन था इसे जो है आदित्य चोल ने व्यवस्थापित कर दिया था, यानी कि उसके पद से हटा दिया था और जिससे जो है चोल शक्ति का विस्तार हुआ था। और उसी प्रकार जो है दक्षिण में अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। यानी कि दक्षिण में जो अंतिम चालुक्य शासक हुआ वो कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय हुआ और उसे जो है गद्दी से हटाने के बाद उसके सेनापति दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दिया था। यानी कि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया? तो दंतिदुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। आगे दिया गया है कि अंतिम जो चालुक्य शासक था वो कौन था? तो कीर्तिवर्मन वर्धन द्वितीय था। चालुक्य शासक का अंतिम शासक, चालुक्य वंश का अंतिम शासक था कीर्तिवर्धन द्वितीय। आगे बताया गया है गुप्तोत्तर काल का प्रशासनिक विस्तार के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि इस काल में जो है राजाओं के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जा रही थी तथा राजा का संबंध जो है देवताओं के साथ जुड़ा जाता था। यानी कि गुप्तोत्तर काल में जो है राजाओं के द्वारा बड़ी बड़ी उपाधि ली जाती थी और इसका संबंध जो है राजा का संबंध जो था वो देवताओं के साथ जोड़ा जाता था। तो इसका जो प्रशासनिक विस्तार है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें दिया गया है कि पीछे जो है गुप्त काल में पराजित शासकों और सामंतों को सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित किया जाता था और जबकि जो है गुप्तोत्तर काल में अब इन्हें जो है राज्य के मुख्य क्षेत्र में भी स्थापित किया जाने लगा और इस कारण जो है केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई थी। आगे बताया गया है कि अब जो है कुछ सामंतों को भी अधिकार का पद दिया जाने लगा था। यानी कि गुप्तोत्तर काल में जो है कुछ सामंतों को उसका अधिकार का पद दिया जाने लगा था और इस कारण से जो है नौकरशाही का सामंतीकरण हुआ था। आगे दिया गया है इस काल में जो है सरकारी अधिकारियों को भी भूमि अनुदान के रूप में जो है वेतन दिया जाने लगा था। यानी कि गुप्तोत्तर काल में सरकारी अधिकारियों को भूमि अनुदान के रूप में जो है वेतन दिया जाने लगा और इसका एक कारण जो था वो मुद्राओं की कमी थी। आगे बताया गया है 5वीं सदी के बाद जो है मंदिरों एवं मठों को भी बड़ी संख्या में जो है भूमि अनुदान के रूप में वेतन रूप दिया जाने लगा और इस कारण जो है भूमिधारी मंदिर एवं जो मठ था इसका उद्भव हुआ था। किस काल में हुआ था? तो गुप्तोत्तर काल में हुआ था। आगे बताया गया है गुप्तोत्तर काल की सामाजिक संरचना के बारे में। तो गुप्तोत्तर काल की जो सामाजिक संरचना थी वो कैसे थी उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्यकाल के सामाजिक संरचना में लगभग समानता पाई जाती है और इसका जो वर्णन है गुप्तोत्तर काल में ही कर दिया गया था। यानी कि गुप्तोत्तर काल एवं पूर्व मध्यकाल के जो सामाजिक संरचना है इसमें समानता पाई जाती है और इसमें जो है गुप्तोत्तर काल में ही इसका वर्णन कर दिया जाता है। तो इसमें जो है दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि इस काल में जो है जातियों से उपजातियों का विकास हुआ था। यानी कि गुप्तोत्तर काल में जो है जाति जो था उससे उपजाति का विकास हुआ था। आगे दिया गया है गुप्त काल के अंत में व्यापार को धक्का लगा था और इस कारण जो है विभिन्न प्रकार के पेशेवर समूह जाति के रूप में जो है ढलते चले गए। यानी कि गुप्त काल के अंत में जो है व्यापार को धक्का लगा था और इस कारण से जो है अलग अलग प्रकार के पेशेवर जो है समूह जाति के रूप में बदलते चले गए और उदाहरण के लिए जो है बढ़ई है, लोहार है और सोनार जो है ये सभी बदल गए थे। आगे बताया गया है जातियों की संख्या में वृद्धि इस काल की विशेषता है। यानी कि गुप्तोत्तर काल की विशेषता क्या है? तो जातियों की संख्या में वृद्धि जो है गुप्तोत्तर काल की विशेषता है और कश्मीरी लेखक जो है कलहन इसके अनुसार जो है कुल 64 जातियाँ थी इसमें। यानी कि गुप्तोत्तर काल में जो है कितने जातियाँ थी? तो 64 जातियाँ थी और 36 प्रकार की क्षत्रिय जातियाँ थी। किसके द्वारा है? तो कलहन के अनुसार दिया गया है। आगे बताया गया है कि इस काल में जो है महिलाओं को स्वयंवर की अनुमति राजपूत लड़कियों को प्राप्त हुई थी। यानी कि स्वयंवर का जो अनुमति था वो राजपूत लड़कियों को प्राप्त था और अर्थात जो है राजघराने में स्वयंवर का प्रचलन था और साथ ही जो है महिलाओं के संपत्ति के अधिकार में वृद्धि देखी गई और याज्ञवल्क्य स्मृति पर जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई टीका जो कि था मिताक्षरा में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को बढ़ाया गया है। और इस काल में जो है संपत्ति के अधिकार पर 2 पृथक स्कूल हैं और एक है मिताक्षरा जो कि है विज्ञानेश्वर का है और जबकि दूसरा है क्या? तो दया भाग है जो कि जीमूत वाहन का है और मिताक्षरा जो है स्कूल संपूर्ण भारत में लागू है। यानी कि मिताक्षरा जो स्कूल है वो पूरे भारत में लागू है और जबकि जो है दाया भाग स्कूल जो है वो बंगाल और असम में ही लागू है। यानी कि जो दाया भाग स्कूल था वो बंगाल और असम में लागू था और मिताक्षरा जो स्कूल था वो पूरे भारत में लागू था। आगे बताया गया मिताक्षरा स्कूल में जो है
जन्मना स्वत्व यानी कि पैदा होते ही संपत्ति का अधिकार है, और जबकि जो है दयाभागा स्कूल में जो है पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को संपत्ति प्राप्त होती थी। यानी कि जो मिताक्षरा स्कूल था इसमें जो है जन्म के साथ ही यानी कि जब बच्चा पैदा लेता था तो उसी समय जो है संपत्ति का अधिकार उसको मिल जाता था, लेकिन जो दयाभागा स्कूल था उसमें जो है जब तक पिता की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक पुत्र को जो है संपत्ति का अधिकार नहीं दिया जाता था, और पिता की मृत्यु के बाद जो है पुत्र को संपत्ति का अधिकार दे दिया जाता था। आगे बताया गया इसमें, आगे दिया गया है 5वां, तो इस काल में जो है एक पृथक जाति के रूप में महत्तर का विकास हुआ था। यानी कि किस काल में हुआ था, तो गुप्तोत्तर काल में जो है एक पृथक जाति के रूप में महत्तर का विकास हुआ था, और महत्तर जो था वो गांव के मुखिया को कहा जाता था। यानी कि महत्तर जो होता था वो गांव के मुखिया होता था, और उसके अनुमोदन से ही जो है भूमि का आदान प्रदान होता था, और यह अब जो है वह एक जाति बन गया था। यानी कि जो महत्तर था उसके अनुमति से ही जो है भूमि का आदान प्रदान किया जाता था, और जो कि अब एक जाति बन गया था। और इस काल में जो है अछूतों की संख्या में विस्तार देखने को मिलता है। यानी कि गुप्तोत्तर काल में जो है अछूतों की संख्या में भी विस्तार देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कारणों से अछूतों का उद्भव एवं उनकी संख्या में विस्तार हुआ, तो कैसे हुआ था। तो इसमें दिया गया है पहला, तो कुछ गैर आर्य समूह से जो है पराजित होने के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में भाग खड़े हुए और अलग अलग होकर जो है निवास करने लगे थे और अछूत की श्रेणी में ढल गए थे। यानी कि जो कुछ गैर आर्य थे वो जो है आर्य समूह से पराजित होने के बाद जो है सीमावर्ती क्षेत्र में भाग गए थे और अलग अलग होकर जो है निवास करने लगे थे, और ये जो है अछूत की श्रेणी में ढल गए थे। और कुछ जो जनजातियां हैं वो अछूत की श्रेणी में चली गई थी, और कुछ खास प्रकार के जो शिल्पियों की सामाजिक दशा में जो है गिरावट आई थी, और वे जो है अछूत की श्रेणी में चले गए थे। और अछूतों के लिए जो है पंचम एवं अंतवासीन शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि अछूतों के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो पंचम है और अंतवासीन का प्रयोग किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में। यानी कि मध्यकाल के जो पूर्व की जो काल था उसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। तो इसका जो काल था वो कब से कब तक था, तो 750 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का जो काल था वो पूर्व मध्यकाल था। तो इसमें बताया गया है कि उत्तर भारत में जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात हर्ष के साम्राज्य का विघटन हो गया था। यानी कि जो उत्तर भारत में हर्षवर्धन था इसकी मृत्यु के बाद जो था वो हर्ष का जो साम्राज्य था वो विघटित हो गया था, यानी कि खत्म हो गया था, तथा जो है उत्तर भारत में राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और अतः जो है एक बार फिर जो है स्थिरता आई जब पूर्व में जो है पाल व पश्चिम में प्रतिहार शक्ति स्थापित हुआ था। यानी कि जब जो है उथल पुथल आया था राजनीतिक, यानी कि जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गया था तो हर्ष का साम्राज्य विघटित हो गया था, जिससे उत्तर भारत में जो था राजनीतिक जो स्थिति था वो अस्त व्यस्त हो गया था, और एक बार जो है फिर से स्थिरता आई थी, और जब जो है पूर्व में जो है पाल और पश्चिम में प्रतिहार शक्ति स्थापित किया गया था। और 8वीं सदी के उत्तरार्ध में जो है गोपाल यानी कि 750 से लेकर 770 के बीच में इसका काल था। इसके द्वारा जो है चोल शक्ति की स्थापना की गई थी। यानी कि चोल शक्ति की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में जो है गोपाल के द्वारा, यानी कि 750 से लेकर 770 के बीच में इसका शासनकाल था, और इसने जो है चोल शक्ति की स्थापना किया था। और इसके जो योग्य उत्तराधिकारी हुए वो धर्मपाल थे और देवपाल हुए थे। यानी कि गोपाल का जो उत्तराधिकारी हुआ वो धर्मपाल था और गोपाल था। आगे दिया गया है कि धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और वहीं जो है देवपाल ने अपनी राजधानी को जो है बिहार में मुंगेर को बनाया था। यानी कि देवपाल ने अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, तो बिहार में मुंगेर को बनाया था। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिहार वंश के बारे में। तो इसमें दिया गया है पश्चिम भारत में जो है प्रतिहार शक्ति का उदय हुआ था। यानी कि जो हर्ष का मृत्यु हुआ था उसके बाद जो है पश्चिम भारत में प्रतिहार शक्ति का उद्भव हुआ था। और प्रतिहार जो वंश था इसका मूल पुरुष जो था वो हरिश्चंद्र को माना जाता है। यानी कि प्रतिहार वंश का जो मूल पुरुष था उसे हरिश्चंद्र को माना जाता है, परंतु जो है वंशावली नागभट्ट प्रथम से आरंभ हुई थी। यानी कि जिसमें वंशावली थी वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो नागभट्ट प्रथम के द्वारा प्रारंभ किया गया था। आगे हम लोग देखेंगे पूर्व मध्यकाल का राजनीतिक विस्तार के बारे में कि पूर्व मध्यकाल जो विस्तार था वो कहाँ से कहाँ तक था, तो इसके बारे में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है पाल वंश के बारे में। तो इसमें दिया गया है पाल वंश की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 750 ईस्वी में जो है पाल वंश की स्थापना हुई थी, और ये जो है 8वीं शताब्दी में हुआ था। यानी कि पाल वंश की स्थापना जो है 750 ईस्वी में 8वीं शताब्दी में हुआ था, और किसके द्वारा जो हुआ था, तो गोपाल के द्वारा जो है पाल वंश की स्थापना की गई थी। और पाल शासकों ने जो है बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। और गोपाल जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यानी कि गोपाल जो था पाल वंश का संस्थापक, ये जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और गोपाल ने जो है ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना किया था। यानी कि ओदंतपुरी में एक मठ की स्थापना जो है किसने किया था, तो गोपाल के द्वारा किया गया था।
आगे बताया गया है पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक जो थे वो थे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और रामपाल आदि जो है वो पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक थे। और पाल वंश के जो शासक थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और पाल वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था, तो पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, यानी कि धर्मपाल को जो है पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था और सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है धर्मपाल ने ही करवाया था, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया, तो धर्मपाल ने किया था। और सोमपुर महाविहार की स्थापना जो है निर्माण यानी कि किसने किया था, तो धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। आगे दिया गया कन्नौज के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले जो है पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने ही भाग लिया था, यानी कि कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें जो है सबसे पहले पाल वंश की तरफ से जो है धर्मपाल ने ही भाग लिया था। और अरबी यात्री जो सुलेमान था इसने जो है देवपाल को प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से अधिक शक्तिशाली बताया, यानी कि जो अरबी यात्री सुलेमान था इसने जो है देवपाल को जो है प्रतिहार राष्ट्रकूट शासकों से सबसे अधिक शक्तिशाली बताया है। आगे इसमें बताया गया है कि देवपाल ने जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों की आमदनी दे दी थी, यानी कि देवपाल जो था उसने जो है नालंदा में बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांवों की जो आमदनी थी उसे दे दी थी। तो इसमें नोट दिया गया है कि पाल जो है पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, यानी कि त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था वो किनके बीच हुआ था, तो पाल के बीच में हुआ था प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में जो है त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो सेन वंश की स्थापना किया था सामंत सेन ने। और सेन वंश का जो प्रथम महान शासक हुआ वो कौन था, तो विजय सेन जो है वो सेन वंश का प्रथम महान शासक हुआ था। और जो कि किस धर्म का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था। कौन, तो विजय सेन था। आगे दिया गया है कि लक्ष्मण सेन जो है बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, यानी कि बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो लक्ष्मण सेन था। और हला युद्ध जो है वो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री था, यानी कि हला युद्ध जो था वो लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश और मंत्री था। और लक्ष्मण सेन के दरबार में जो है जयदेव रहता था, यानी कि जयदेव जो है किसके दरबार में रहता था, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। और जिसने जो है गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि गीत गोविंद की रचना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जयदेव के द्वारा किया गया था, और जो कि लक्ष्मण सेन के दरबार में रहता था। आगे हम लोग देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति में जो है प्रतिहारों ने स्वयं को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया है, यानी कि मिहिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है इसमें प्रतिहारों ने अपने आप को जो है मर्यादा जो पुरुषोत्तम राम थे उनके अनुज यानी कि छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया है। आगे दिया गया है इसमें आगे बताया गया है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में कि इस वंश की स्थापना जो है वो किसने किया था, तो हरिश्चंद्र नामक राजा ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किया था। और किंतु जो है इस वंश का प्रथम वास्तविक महत्वपूर्ण शासक जो था वो था नागभट्ट, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो वास्तविक महत्वपूर्ण शासक था वो कौन था, तो नागभट्ट था। और इसका जो स्थापना है वो हरिश्चंद्र नामक राजा के द्वारा किया गया था। और मिहिर भोज प्रथम जो है जिसका शासनकाल था 1836 से 1885 ईस्वी के बीच में, इस वंश का जो है प्रतापी शासक था, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो मिहिर भोज प्रथम था। आगे बताया गया है मिहिर भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा प्राप्त किया था, यानी कि मिहिर भोज के द्वारा जो है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराकर मालवा को प्राप्त किया था इसने। और मिहिर भोज जो था वो किस धर्म का अनुयायी था, तो मिहिर भोज जो था वो वैष्णव धर्म अनुयायी था। और मिहिर भोज ने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ पे बनाया था, तो मिहिर भोज ने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज को बनाया था। और मिहिर भोज के बाद जो है उसका पुत्र जो कि था महेंद्र पाल प्रथम, जिसका शासनकाल था 1885 से लेकर 910, इसने जो है शासन किया था, यानी कि मिहिर भोज का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था, तो उसका पुत्र था जो कि महेंद्र पाल प्रथम था। और इसका शासनकाल जो था 885 से लेकर 910 के बीच में इसका शासन रहा था। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यशपाल जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक हुआ। आगे हम लोग देखेंगे तोमर वंश के बारे में। तो तोमर वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो तोमर वंश की स्थापना जो है अनंगपाल तोमर ने किया था, यानी कि अनंगपाल तोमर के द्वारा जो है तोमर वंश की स्थापना की गई थी। और अनंगपाल तोमर ने जो है ढिल्लिका पुली यानी कि दिल्ली की स्थापना की थी और इसे जो है अपनी राजधानी बनाया था, यानी कि अनंगपाल तोमर ने जो है किसकी स्थापना किया था, तो ढिल्लिका पुली यानी कि जिसे दिल्ली कहा जाता है, और इसे जो है अपनी राजधानी बनाया था। आगे हम लोग देखेंगे शंख भड़ी का चौहान वंश के बारे में। सांक्य भड़ी का चौहान वंश, तो इसमें दिया गया है चौहान वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो वासुदेव ने अजमेर के निकट जो है सांक भड़ी में किया था, यानी कि चौहान वंश की स्थापना जो है वासुदेव के द्वारा किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो अजमेर के निकट सांक भड़ी में किया गया था। और वासुदेव ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो वासुदेव ने अपनी राजधानी जो है अहिन छत्रपुर को जो है अपनी राजधानी स्थापित किया था।
आगे बताया गया है अजय राज यानी कि पृथ्वीराज पुत्र प्रथम के जो है पुत्र था, कौन था, तो अजय राज था। और इसने जो है अजमेर नगर की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी कि जो पृथ्वीराज प्रथम का जो पुत्र था अजय राज, इसने अजमेर नगर की स्थापना किया और अजमेर को जो है अपनी राजधानी बनाया था। और विग्रह राज चतुर्थ की रचना का नाम जो है वो हरिकेली है और हरिकेल नामक नाटक है। यानी कि हरिकेली और हरिकेल नामक नाटक जो है किसकी रचना है, तो विग्रह राज चतुर्थ की रचना है। और इसका जो दरबारी कवि था वो कौन था, तो सोमदेव था। यानी कि विग्रह राज चतुर्थ का दरबारी कवि था सोमदेव। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था, तो राजा विग्रह राज चतुर्थ जो है वो शंखभारी का चौहान वंश का जो है सबसे शक्तिशाली राजा था। और इसने जो है तोमर राजाओं को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। और 28 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में स्थित है एक मस्जिद है और शुरू में जो है यह विग्रह राज चतुर्थ द्वारा बनवाया गया था, एक संस्कृत विद्यालय था। यानी कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा था वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बनवाया गया एक संस्कृत विद्यालय था जो कि अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। आगे बताया गया है कि इस वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन था, तो पृथ्वीराज तृतीय था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान जो है इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। और चंद्रवरदई इसका दरबारी कवि था और जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यानी कि पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था, तो चंद्रवरदई के द्वारा लिखा गया था जो कि पृथ्वीराज तृतीय का जो दरबारी कवि था। आगे देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो कि 1191 में हुआ था। और किनके बीच में हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो है तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और इसमें युद्ध में जो है किसकी विजय हुई थी, तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। यानी कि जो प्रथम तराइन का युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, लेकिन जो दूसरा हुआ था तराइन का युद्ध 1192 में, इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद को अपनी अधीनता में अजमेर का शासक बनाया था। यानी कि तराइन के युद्ध में जीतने के बाद जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान का जो पुत्र था गोविंद, इसको अपनी अधीनता में जो है अजमेर का शासक बनाया था। आगे हम लोग देखेंगे चंदेल शासक के बारे में, यानी कि चंदेल वंश के बारे में। तो इस वंश की स्थापना किसने किया था, तो चंदेल वंश की स्थापना किया था नन्नू ने, जो कि 9वीं शताब्दी में किया गया था। यानी कि नन्नू के द्वारा चंदेल वंश की स्थापना किया गया था 9वीं शताब्दी में। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो में। और इस वंश का जो प्रथम प्रतापी राजा था वो कौन था, तो यशोवर्मन जो था वो चंदेल वंश का प्रतापी राजा था। और इसने जो है कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और प्रतिहार राजा देवपाल को हराया था। यानी कि देवपाल को किसने हराया था, तो यशोवर्मन के द्वारा जो है कन्नौज पर आक्रमण किया गया था और जो प्रतिहार राजा था देवपाल, इसको हराया था। आगे बताया गया है यशोवर्मन ने जो है खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर यानी कि विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि जो खजुराहो का प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो यशोवर्मन ने करवाया था। और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण जो है राजा विद्याधर ने करवाया था। यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा विद्याधर ने करवाया था। और विद्याधर जो था वे एकमात्र ऐसा राजा हुआ जिसने महमूद गजनवी का विरोध किया था। यानी कि महमूद गजनवी का विरोध करने वाला एकमात्र राजा कौन था, तो विद्याधर था। और विद्याधर ने जो है गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी थी। यानी कि राज्यपाल की हत्या जो है किसने किया था, तो विद्याधर ने किया था। और क्योंकि उसने जो है महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर लिया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, तो परमर्दी देव या फिर परमल जो था वो चंदेल वंश का अंतिम शासक हुआ था। आगे हम लोग देखेंगे परमार वंश के बारे में। तो परमार वंश का संस्थापक जो था वो कौन था, तो उपेंद्र यानी कि कृष्णराज था परमार वंश का संस्थापक। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो धारा नगरी जो थी वो परमार वंश की राजधानी थी। और पूर्व में जो है परमारों की राजधानी कहाँ पे थी, तो उज्जैन में जो है पूर्व में परमाणु की राजधानी थी, लेकिन बाद में जो है यह राजधानी कहाँ पे हो गई थी, तो धारा नगरी हो गई थी। आगे बताया गया है कि इस वंश का जो महान शासक हुआ वो कौन था, तो राजा भोज जो था वो परमार वंश का महान शासक हुआ। और राजा भोज को जो है कविराज के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि कविराज के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो राजा भोज को जाना जाता है। और इसने जो है भोजसर तालाब और भोजपुर नगर की स्थापना किया था। यानी कि भोजसर जो तालाब था और भोजपुर नगर जो था, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो कविराज के द्वारा किया गया था। और राजा भोज ने जो है अपनी राजधानी जो है वो कहाँ पे निर्माण करवाया था, तो राजा भोज ने अपनी राजधानी जो है वो सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे दिया गया इसमें आगे हम लोग देखेंगे तुर्कों के आक्रमण से पूर्व प्रमुख भारतीय राजवंश के बारे में। यानी कि तुर्क के आक्रमण के पहले जो है भारत में कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है राष्ट्रकूट वंश के बारे में।
तो इसमें बताया गया है कि प्रारंभ में जो है राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, यानी कि राष्ट्रकूट जो था वो प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्य जो थे इसके अधीन थे। और इसका जो संस्थापक था वो कौन था, तो राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंतेदुर्ग, जिसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ पे थी, तो मान्यखेत थी। और इसका जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था, तो कृष्ण प्रथम जो है वो इसका उत्तराधिकारी हुआ था। और राष्ट्रकूट वंश में जो है कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, ध्रुव प्रथम, इंद्र तृतीय, गोविंद तृतीय, कृष्ण तृतीय आदि शासक थे। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का शासक कौन कौन था, तो कृष्ण प्रथम था, कृष्ण द्वितीय था, ध्रुव प्रथम था, और इंद्र तृतीय था, गोविंद तृतीय था, और कृष्ण तृतीय था। आगे बताया गया एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर जो है राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान ही बनवाया गया था। यानी कि एलोरा का जो भव्य कैलाश मंदिर था इसको जो है राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। और ध्रुव प्रथम जो है राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था और जिसने कन्नौज पर जो है अधिकता करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और विजय प्राप्त किया था। यानी कि ध्रुव प्रथम जो था वो राष्ट्रकूट का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर जो है अधिकार जो है करने के लिए जो है त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और इसने जो है विजय भी प्राप्त किया था। आगे दिया गया है कि ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहा जाता है, यानी कि जो ध्रुव था उसको धारावर्ष भी कहा जाता था। और ध्रुवी का जो उत्तराधिकारी हुआ वो कौन था, तो गोविंद तृतीय था। और इसके बाद जो है अमोघ वर्ष राजगद्दी पर बैठा था, यानी कि ध्रुव जो था उसका उत्तराधिकारी था गोविंद तृतीय, और गोविंद तृतीय के बाद जो है अमोघ वर्ष जो है राजगद्दी पर बैठा था। आगे बताया गया है राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था अमोघ वर्ष जो है वो जैन धर्म को मानता था, यानी कि जो अमोघ वर्ष था राष्ट्रकूट वंश का राजा वो जो है जैन धर्म को मानता था। आगे दिया गया है इसमें आगे बताया गया है आदि पुराण। तो आदि पुराण का जो लेखन है वो जिनसेन ने किया था, यानी कि आदि पुराण के लेखक कौन थे, तो जिनसेन थे। और जो कि अमोघ वर्ष के बाद जो है दरबार में रहता था, यानी कि अमोघ वर्ष के दरबार में कौन रहता था, तो जिनसेन रहता था जो कि आदि पुराण के लेखक थे। और महान गणितज्ञ जो था महावीराचार्य भी इसके दरबार में रहते थे, यानी कि महावीराचार्य भी जो है अमोघ वर्ष के दरबार में ही रहते थे। और राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम महान शासक हुआ वो कौन था, तो कृष्ण तृतीय जो है राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक था। और इसी के दरबार में जो है कन्नड़ कवि पुन रहते थे, यानी कि किसके दरबार में रहते थे, तो कृष्ण तृतीय के दरबार में जो है कन्नड़ कवि जो थे पुन ये रहते थे। और जिसने जो है शांति पुराण नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि कवि पुन ने जो है शांति पुराण नामक पुस्तक लिखा था। और इंद्र जो है तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था, यानी कि अल मसूदी जो है वो भारत कब आया था, तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में आया था। और अल मसूदी जो था वो अरब निवासी था। आगे बताया गया है राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति जो है दी थी, यानी कि राष्ट्रकूट जो था इसने अपने राज्य में मुसलमान परिवारों को जो है बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। आगे बताया गया है उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के बारे में। तो इसमें दिया गया है तैलक द्वितीय नामक शासक ने कड़क द्वितीय को जो है गद्दी से हटा दिया था और अपने वंश को स्थापित किया था, यानी कि तैलक द्वितीय जो शासक था इसने जो है कड़क द्वितीय को गद्दी से हटा दिया था और उसके बाद जो है अपने वंश यानी कि चालुक्य वंश के उत्तरवर्ती चालुक्य वंश की स्थापना किया था। और उसने जो है अपनी पैतृक परंपरा जो परंपरा है वो पुराने चालुक्य से जोड़ते हुए चालुक्य वंश की स्थापना की, परंतु जो है इसका नाम उत्तरवर्ती चालुक्य वंश है। और इसका जो राजधानी है वो कहाँ था, तो बादामी की जगह जो है कल्याणी था, यानी कि जो उत्तरवर्ती चालुक्य वंश था इसका जो राजधानी था वो बादामी नहीं था बल्कि कल्याणी था। और इस वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे वो कौन कौन थे, तो सोमेश्वर था, विक्रमादित्य पंचम था आदि जो है वो उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के शासक थे। और इस वंश के शासकों ने जो है निरंतर चोल वंश के साथ जो है संघर्ष किया था, यानी कि जो उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के शासक थे इसने लगातार जो है चोलों के साथ संघर्ष किया था। आगे दिया गया है चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश जो है वो पल्लवों के सामंत थे, यानी कि चोल जो थे वो किसके सामंत थे, तो पल्लवों के सामंत थे। और इस वंश की स्थापना जो है किसने किया था, तो चोल वंश की स्थापना किया था विजयालय ने। और विजयालय ने जो है पड़केसरी वर्मन की उपाधि धारण की थी, यानी कि पड़केसरी वर्मन की उपाधि किसने धारण की, तो विजयालय के द्वारा किया गया था। और इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो तंजौर या फिर तंजावुर जो था वो चोल वंश की राजधानी थी। और चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो बाघ जो था वो चोल वंश का प्रतीक चिन्ह था। आगे बताया गया है आदित्य वर्मन ने जो है पल्लवों को हराने के बाद कोंडाड़म की उपाधि जो है धारण की थी, यानी कि आदित्य वर्मन ने किसकी उपाधि धारण की, तो कोंडाड़म की उपाधि धारण किया था। और राजराज प्रथम ने जो है श्रीलंका पर आक्रमण किया था, यानी कि श्रीलंका पर अधिकार जो है किसने किया था आक्रमण, तो राजराज प्रथम ने किया था। आगे बताया गया है राजराज प्रथम जो था वो किस मत का अनुयायी था, तो शैव धर्म का अनुयायी था, यानी कि राजराज प्रथम जो था वो शैव धर्म को मानने वाला था।
आगे बताया गया तंजौर में जो है राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था, तो राजराज प्रथम के द्वारा जो है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह जो मंदिर है वो किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है, यानी कि राजराजेश्वर मंदिर या फिर बृहदेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित था। आगे बताया गया सबसे महान जो चोल शासकों में से एक जो है वो राजराज प्रथम ने जो है 985 से लेके 1014 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि चोल वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था, तो राजराज प्रथम था। और इसने जो है 985 से लेके 1014 तक शासन किया था। और चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो था वो राजेंद्र प्रथम ने किया था, यानी कि चोल साम्राज्य जो था इसका सर्वाधिक विस्तार किसने किया, तो राजेंद्र प्रथम ने किया था। आगे बताया गया है कि इसने जो है पाल वंश के शासक महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था, यानी कि पाल वंश का जो शासक था महिपाल, पाल वंश का जो इसने जो है यानी कि राजेंद्र प्रथम जो था उसने पाल वंश का शासक महिपाल को हराकर जो है गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किया था। किसने धारण किया था, तो महिपाल ने धारण किया था। आगे दिया गया है, आगे बताया गया है राजेंद्र प्रथम ने जो है अपनी नई राजधानी कहाँ पे बनाई थी, तो गंगईकोंड चोलपुरम में जो है अपनी नई राजधानी बनाई थी। और चोल वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो कौन था, तो राजेंद्र तृतीय जो था वो चोल वंश का अंतिम शासक हुआ। और स्थानीय स्वशासन जो है चोल वंश की मुख्य विशेषता थी, यानी कि चोल वंश की मुख्य विशेषता क्या थी, तो स्थानीय स्वशासन था। और चोल काल में जो है भूमिकर उपज का कितना भाग हुआ करता था, तो चोल काल में जो भूमिकर होता था वो उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। और चोल काल में जो है मानक जो है सिक्कों को कलंजू कहा जाता था, यानी कि जो मानक सिक्के होते थे चोल काल में उसे क्या कहा जाता था, तो कलंजू कहा जाता था। और चोल काल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो क्या था, तो कावेरी पट्टनम जो था वो चोल वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है। और चोल वंश की जो नौसेना शक्ति थी इसको जो है भारतीय इतिहास में बहुत शक्तिशाली माना जाता है। और नटराज प्रतिमा को जो है चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है, यानी कि नटराज प्रतिमा जो है वो चोल कला का सांस्कृतिक निचोड़ कहा जाता है इसे। आगे दिया गया है राजराज प्रथम ने 985 ईस्वी से लेके 1014 तक जो है शासन किया था। और इसने जो है अपने सारे पड़ोसियों को पराजित किया था और उसकी राजधानी जो था अनुराधापुर को नष्ट कर दिया था। और उत्तरी श्रीलंका को जीतकर उसका नाम मुम्माडी चोलपुर रख दिया था। और इसके बाद जो है उसका उत्तराधिकार राजेंद्र प्रथम हुआ था, यानी कि उसके बाद जो उसका उत्तराधिकार हुआ वो कौन हुआ था, तो राजेंद्र प्रथम हुआ था। और जिसने 1044 तक शासन किया था और सारे पड़ोसियों राज्यों को पराजित किया था और संपूर्ण श्रीलंका को भी जीत लिया था। किसने जीता था, तो राजेंद्र प्रथम ने जीता था। और अंत में जो है 1025 ईस्वी में चीन के साथ होने वाले व्यापार के अवरोध को दूर करने के लिए जो है शैलेंद्र साम्राज्य अथवा श्री विजय के विरुद्ध जो है नौसैनी अभियान किया गया था। और चोलों एवं उत्तरवर्ती चालुक्यों के बीच जो है निरंतर संघर्ष चलता रहा और उनके बीच जो है 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। और अंत में जो है निरंतर संघर्ष के कारण जो है दोनों साम्राज्यों का 13वीं सदी तक विघटन हो गया था। और उनके जो कब्र है वो निम्नलिखित राज्य अस्तित्व में आए थे, यानी कि उनके कब्र पर जो है बहुत सारे राज्य अस्तित्व में आए थे, जिसमें है देवगिरी के यादव वंश है, वारंगल का काकतीय वंश है, द्वार समुद्र का होयसल वंश है और मदुरई या मदुरा का पांड्य वंश है। आगे इसमें दिया गया है, आगे बताया गया है पूर्व मध्यकाल की आर्थिक संरचना के बारे में। तो पूर्व मध्यकाल की जो आर्थिक संरचना थी वह कैसे थी, तो इसके बारे में बताया गया है। तो पूर्व मध्यकाल का जो समय था वो कब से कब तक था, तो 750 से लेकर 1200 तक था, जिसे जो है 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला चरण जो था वो 750 से लेकर 1000 के बीच रहा था और द्वितीय जो चरण था वो 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में रहा था। तो इसमें देखेंगे पूर्व मध्यकाल के बारे में, तो जहाँ तक जो है कृषि अर्थव्यवस्था का सवाल है वह विकसित अवस्था में ही रही थी, यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो है कृषि अर्थव्यवस्था जो है विकसित अवस्था में रहा था, परंतु जो है व्यापार एवं नगरीकरण के विकास को जो है हम 2 चरणों में बांटकर देख सकते हैं, जिसमें पहला चरण है 750 से लेकर 1000 के बीच में। और इस काल में जो है व्यापार, मुद्रा अर्थव्यवस्था एवं नगरीकरण पतन की अवस्था में ही रही थी, यानी कि जो प्रथम चरण था इसमें जो व्यापार था और मुद्रा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण जो था वो पतन की अवस्था में रहा था। और द्वितीय जो चरण था इस काल में जो है व्यापार, मुद्रा अवस्था, अर्थव्यवस्था और नगरीकरण का जो है पुनः उत्थान हुआ था, यानी कि जो दूसरा चरण में जो था इसका पुनः उत्थान हुआ था। और इसका जो एक कारण था पश्चिम एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के साथ जो है भारतीय वस्तुओं की मांग में तेजी से वृद्धि हुई थी। यही जो समय था जब धीरे धीरे आंतरिक व्यापार भी पुनर्जीवित होने लगा था और इसके परिणाम स्वरूप जो है नगरीकरण का पुनरुत्थान हुआ था और जिसे जो है नगरीकरण का तृतीय चरण अर्थात तृतीय नगरीकरण कहा गया है। आगे दिया गया है इसमें,
आगे बताया गया है पूर्व मध्यकाल का प्रशासनिक विस्तार के बारे में। तो इसमें दिया गया है कि राजा के द्वारा जो है बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जाती थी, यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो है बड़ी बड़ी उपाधि धारण की जाती थी राजा के द्वारा। और इसमें उदाहरण है कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा जो है भारतेश्वर की उपाधि और राजा का संबंध जो है देवताओं से जोड़ा जाता था, यानी कि इसमें जो है राजाओं के द्वारा जो है बड़ी उपाधि धारण की जाती थी जिसका संबंध जो है देवता से जोड़ा जाता था। और उदाहरण के लिए जो है गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र ने जो है गोपाल और हरि की उपाधि धारण की थी। और इस काल में जो है नौकरशाही के सामंतीकरण को बल मिला था, यानी कि पूर्व मध्यकाल में जो है नौकरशाही के सामंतीकरण को जो है बल मिला था। और सरकारी अधिकारियों के अलावा जो है बड़ी संख्या में सैनिक अनुदान भी दिए जाने लगे थे, अर्थात जो है जिन्हें सैनिक अनुदान दिए जाते वे जो है बदले में राजा को सैनिक सेवा जो है प्रदान करता था, यानी कि सैनिक अनुदान के बदले जो है राजा को सैनिक सेवा प्रदान किया जाता था। और भूमि अनुदान के कारण जो है केंद्रीयकरण की शक्ति कमजोर हुई थी, यानी कि जो भूमि अनुदान था इसके कारण जो है केंद्रीयकरण की शक्ति कमजोर हो गया था और क्षेत्रीय स्तर पर मध्यस्थ एवं बिचौलिए शक्तिशाली हो गए थे, यानी कि केंद्रीकरण की जो शक्ति हुई थी वो कमजोर हो गई थी, जिसके कारण जो है क्षेत्रीय स्तर पर मध्यस्थ एवं बिचौलियों की शक्ति जो है वो जो है शक्तिशाली हो गया था ये। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में हेल्प मिल सके। और जिन लोगों ने हमारा प्लेलिस्ट नहीं देखा है बाकी का वीडियो, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं वो देखने को मिल जाएगा। तो कल के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे मध्यकालीन का इतिहास, यानी कि मेडिवल हिस्ट्री के बारे में देखेंगे कल के वीडियो में। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।